एपिसोड की शुरुआत होती है और सभी लोग हमारे एमसी का मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं और उसको सभी लोग गालियां देते कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही बड़े शेमलेस प्लेगरिज्म डॉग हो। यहाँ तक कि तुम दूसरे के वर्क को अपना कहकर बताकर दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे होगे, लेकिन इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एक खरीदी हुई पोयम को यहाँ पर प्रेजेंट करोगे, झूठा और गद्दार कहीं का। और वहीं पर ये तीनों के तीनों भी इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ऊपर से खड़े होते हुए कह लगते हैं कि एक में थोड़ी बहुत तो किसी के अंदर सेल्फ अवेयरनेस तो होनी चाहिए। यहाँ पर इस कंपटीशन में इससे इसकी घुसने की इतनी हिम्मत आ चुकी है और इस तरीके की पोएट यानी कि पोएम कैसे लिख सकता है। ये बंदा एक नंबर का स्टूपिड बंदा है। ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि इसके लिए। और अब ये यहाँ पर एक ओरिजिनल ओनर से मिल चुका इस पोएम की, कितना शेमलेस बंदा है। अब इस जैसा लीडर है, मुझे इस बात का डर है कि जो बायोवा हाउस है वो मुझे ही लगता है कि वो टॉप 16 में भी आ पाएगा। यही हमारा मौका है जीतने का इस कंपटीशन को। तभी याओ आगे आती है और उससे कहने लगती है, सॉरी गाइस, ये याओ नहीं है बल्कि वो प्रिंसेस है। और उससे पूछने लगती है कि मास्टर ली कोइंगी, ये जो मैकपाई ब्रिज इमोर्टल वो वाकई में सच में आपके द्वारा लिखी गई है? तो वो बिना शर्मिंदगी से भरा हुआ कितना झूठ बोलता है और झूठ कह देता है कि जी हाँ, कुछ सालों पहले ये मेरे द्वारा ही लिखी गई थी, मैंने अभी तक इस काम को पब्लिश नहीं किया है। लेकिन किसे पता था कि ये जो पोयम है किसी बंदे के द्वारा खरीद ली गई थी और वो बंदा बेहुआ के लोगों के द्वारा खरीदी गई थी, मैंने बेच दिया था उसको। ये बात सुनकर वो कहने लगते कि जी बिल्कुल सही कहा, एक जैसा कचरा जैसा बंदा पोएट कैसे लिख सकता है, इस तरीके की पोएट्री कैसे कर सकता है? मे बी ये बस एक कचरा बंदा है जो दूसरों के काम को अपना बताता है। वाकई में मैं देखती हूँ आखिरकार इसे कैसे हैंडल किया जाए। ये बंदा यहीं पर नहीं रुकता और दूसरे काम को अपना बताते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, इतनी जल्दी नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे अब। तो हमारा एमसी हार नहीं मानता और कहने लगता है कि ली क्विंगी, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा शेमलेस हो। मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम झूठ बोलने पर उतर आओगे। ये बात उसे पसंद नहीं आती। तो वो कहने लगता है कि बच्चे, तुमने मेरी पोयम खरीदी और तुम मुझे ही शेमलेस कहने में लगे हो अब। और सभी के सभी लोग एमसी की बात का विश्वास नहीं करते और उसे गालियां देना चालू कर देते हैं और सभी लोग उसकी क्विंगी का साइड देते हैं। तो क्विंगी उससे कहने लगता है कि बॉय, अब तुम यहाँ पर क्या करोगे? तुम ली क्विंगी की पोइट्री के साथ कंपेयर करोगे? है, तुम तो बहुत पीछे हो मुझसे। और उसके नजदीक आकर उसे ही बताता है कि तो क्या हुआ कि अगर तुमने उस मैंगपी ब्रिज फेरी को तुमने लिखा है तो। लेकिन इस मूवमेंट पर सभी लोग तो यही जानते हैं ना कि उसे मैंने लिखा है और जो प्लिगरिज्म है वो पूरी तरीके से इमोरल है। तो मैं ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाहिए और उसी की बेइज्जती करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे एमसी को इनके छोटे मोटे मतलब डर से धमकी से घंटा तक नहीं पड़ता और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको देखकर वो काफी घबराता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से क्यों हंसने में लगे हो बे। तभी हमारा एमसी उससे बोलता है कि वाकई में मानना पड़ेगा, जो सेज पोचर पोएटर ली क्विंगी, तुमने सही कहा। अब तुम ये सुनो जो मैं अब कहने वाला हूँ। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि अब तुम मुझे क्या सुनाना चाहते हो। हमारा एमसी यहीं पर नहीं रुकता और तभी वो वापस से एक नई पोएम उन सभी के सामने प्रेजेंट कर देता है और सभी को सुनाने लगता है। और वो पोएम उन लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि सभी के सभी लोग उस बात को लेकर शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये अमेजिंग, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल पोएम है, मानना पड़ेगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग हेवन में पहुंच चुके हैं। आखिरकार ये एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं इस तरीके की पोएम यहाँ पर? इतना सब कहने के बाद भी हमारा एमसी रुकता नहीं है, बल्कि में एक के बाद एक लगातार दो तीन पोएम बगने लगता है, आई मीन बोलने लगता है, जिसे देखकर वो ली क्योंकि भी इतना शौक हो जाता है कि उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और कहने लगता है कि इस बंदे ने एक और पोएम लिख दी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब इस बात को ये झेल नहीं पाता तो वो वहीं अपने घुटनों के पर गिर जाता है। तभी एमसी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि ली क्योंगी, अब क्या हुआ? अब तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि ये पोएम भी तुम्हारी है? उसकी इतनी फट जाती है कि उसका मुंह भी नहीं खुल पाता। और जैसे ही वो ये कहने वाला होता है कि वो पोएम भी उसकी है, तो हमारा एमसी एक और पोएम बोलने लगता है। ये देखकर आसपास के लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि वाओ, ये तो कितनी अमेजिंग वाली बात है कि इसने 3 पोएम लिख दी थी और 4th पोएम एक साथ एक ही समय पर ऑन द स्पॉट लिख दी। ये बंदा कोई गाली देने वाला बंदा तो हो ही नहीं सकता, तो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? लेकिन ये इसकी इतनी ज्यादा पोएम सुनता है तो वो झेल नहीं पाता और उसका आत्मसम्मान को ठेस लगती है और उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। लेकिन हमारा एमसी उससे रुकता नहीं और कहने लगता है कि तुम्हें अब समय समझ में आया कि आखिरकार तुम अपने आप को एक पोएट भी बोलते हो। और इतनी बेइज्जती सुनने के बाद वो झेल नहीं पाता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सुनने के बाद आसपास के लोग चिल्लाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि इस बंदे ने एक्चुअली में ली क्योंगी को हरा दिया है। ये बंदा एक नंबर का पोएट है। सही कहा ना, ये कुछ पोएम्स अभी उसने कही थी वो एब्सोल्युटली परफेक्ट पोएम है। और हमारा एमसी उस चोमू को वहां से हराने के बाद आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि जाओ, अब हमारा समय है आगे बढ़ने का, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और सभी लोगों को अपने रास्ते से हटा देता है और सभी को पछिट देता है। जब प्रिंसेस पूरी तरीके से हार जाती है तो वो उसकी बेइज्जती करती है और उससे कहने लगती है कि ये एक नंबर का कचरा है, यहाँ तक कि वो इस ये किंग टन से भी नहीं निपट सकता। वैसे भी हमने काफी समय बर्बाद कर दिया है, इस ली किंग को यहीं छोड़ दो, मैं इसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ और हमें चलना चाहिए। उसका सोल्जर कहने लगता है कि यस प्रिंसेस, हमें चलना चाहिए। और बाकी के जो हाउसेस के ओनर्स होते हैं वो इसको देखकर काफी शॉक होते हैं और उससे कहने लगता है कि मानना तो पड़ेगा, इस बंदे ने अपनी स्किल को शो ऑफ करने में लगा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार ये जो गिमिक है
कि इस तरीके से इस कंपटीशन में ऐड हो जाता है, भले ही पहला राउंड जीत जाता है, लेकिन ब्यूटी के मामले में कंपेयर करें तो हमारे टैलेंट के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अगर इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा देर के लिए इंतजार करना है, और हम जो ब्यूटीज को इन्वाइट किया है ना 3 फैमिलीज की, वो उन्हें पक्का हरा देंगी। तभी सभी लोग पहुंच जाते हैं त्यालू प्लाजा पर। सभी लोग कह रहे थे कि ये 100 फ्लावर कंटेस्ट है, वो स्टार्ट होने वाला है, और कोई भी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इस बार कौन जीतने वाला है इस कंपटीशन को। चलो देखते हैं कि इस बार की जो मिस ब्यूटी है वो कौन बनने वाली है यहाँ की। तभी एंट्री होती है फैंगमिंग कोर्ट की टॉप कार्ड मिस काई फैंग की, जो कि यहाँ पर आ चुकी हैं। देखने में हाँ ठीक है यार, बुरा नहीं कह सकते, और सभी लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी बार एंट्री होती है उसी प्रिंसेस की, जो कि उसके कहते काफी ब्यूटीफुल है और कहते हैं कि ये किसी क्वीन की तरह है। फिर उसके बाद एंट्री होती है 3 सिस्टर्स की, जो कि बायो हाउस, होंगमैंग हाउस और चुनफेंग हाउस की तरफ से आए हुए होते हैं। वे ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगे ये लोग, और कहते हैं ये कम से कम टॉप 10 में तो रैंक कर ही जाएंगी। तभी बारी आती है याओ की, जो कि हम इसी से कहने लगते हैं कि यंग मास्टर ये इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर जीत पाएंगे? तो हमसे क्या लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम डेफिनेटली जीतोगे। अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहने लगता है कि 38 कंटेस्टेंट यहाँ पर आ चुके हैं। जो 100 फ्लावर कंटेस्टेंट है वो ऑफिशियली यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट कंपटीशन है उसमें कंटेस्टेंट को रिक्वायर होगा अपनी ब्यूटी और अपने टैलेंट को डिस्प्ले करने के लिए, और सभी को स्टेज पर आने का, डांस करने का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी करना है वो यहाँ पर कर सकते हो, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और जो जज होते हैं वो उन सभी के कंटेस्टेंट को देखेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, और सभी लोग इस बात के लिए उत्सुक सा इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन इसका चैंपियन बनने वाला है और एम्पायर के साथ कौन डिनर करेगा। वही बात करते हुए कहने लगते हैं कि जो बायो हाउस है वो चैंपियन रहा है पिछले सालों में, लेकिन रिसेंटली में उनकी जो गर्ल्स है बायो हाउस की, वो काफी ज्यादा कमजोर है, वो डेफिनेटली इस चैंपियनशिप में नहीं जीत पाएंगे। लेकिन हमारा एमसी कहाँ हार मानने वाला, वो याओ को लाता है और कहने लगता है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हें बस वही करना है, तुम डेफिनेटली इस होल कंपटीशन को जीत कर रहोगी। तभी वो भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी कहानी इस बंदे पर शिफ्ट होती है, जो कि अभी भी मेडिटेशन करने में लगा हुआ है। लड़कियां इसे डिस्टर्ब करती हैं और कह रही होती हैं कि टाओइस्ट मास्टर आप तो वाकई में कितने ज्यादा प्योर हो, आप हमारी हम दो सिस्टर को पूरी रात भर इग्नोर करते रहे हो, आपको बाकी में मानना पड़ेगा। मैं भी काफी ज्यादा थक चुकी, अब हमें चलना चाहिए। और वहीं पर वो अपनी बुक ऑफ टाओइज्म को अभी भी पढ़ने में लगा हुआ है। तभी अचानक से उसे किसी तरह का किसी चीज का रियलाइजेशन होती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है और क्या लगता है कि बॉस फाइनली मैंने काफी इसको कंप्लीट कर लिया है। तभी कहानी शिफ्ट होती है त्यानलियू स्क्वायर पर, जहाँ पर वो कंपटीशन चलने में लगा हुआ है। सभी लोग अपना टैलेंट दिखा रहे होते किक कर कर, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और क्या लगता है जो फैंगमिंग कोर्ट की टॉप कार्ड है वो वाकई में बहुत ज्यादा चार्मिंग है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। और तभी प्रिंसेस अपना डांस दिखाती है तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तो बाकी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और काफी अच्छा टैलेंट पजेस करती है। तभी बारी आती है याओ की, तो एमसी उससे कहने लगता है कि याओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हें बस वही करना है और डेफिनेटली तुम इसको करके दिखाओगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी कहानी नाइट के सीन में जाती है कि आखिरकार उसने क्या ट्रेनिंग दी थी। अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा तो वहां पर बताया था कि आखिरकार ये करना क्या चाहता था, जहाँ पर हमारा एमसी को कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यंग मास्टर आपने मेरे क्लोथ क्यों ऑफ कर दिए, उतार दिए, क्या हमें लाइट्स को बंद कर देना चाहिए? इसके इरादे मतलब इसे कुछ और सोच रही होती है, लेकिन हमारा एमसी उसके पास आकर कहने लगता है कि हमें लाइट्स बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो 100 फ्लावर कंटेस्ट के लिए यूज करने वाले हैं उस कंटेंट को। ये बात सुनकर वो काफी शॉक होती है और कहने लगती है किस लिए टैलेंट है वो। और कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर वो अपने शॉर्ट्स कपड़े के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि यंग मास्टर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को हार नहीं दूंगी। तभी शॉर्ट ड्रेस के सामने आती है तो सभी लोग देख के उसे काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जरा इस लड़की को तो देखो, ये क्या वो लड़की नहीं है क्या जो कि सेडन चेयर में आई थी बायो हाउस की तरफ से? क्या यहाँ पर बायो हाउस में कोई ऐसी बंदी भी है जो पार्टिसिपेट कर सकती है? लेकिन इस लड़की को देखो तो काफी तो ब्यूटीफुल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी याओ अपनी ड्रेस को बदल देती है तो वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बवाल लग रही होती है। उसने वो उतार दिया है, पीछे जो कोट था जो भी होता है उसे उतार दिया, अब शॉर्ट ड्रेस में आ चुकी है, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं। लेकिन एमसी खुश होता है मन ही मन में और कहने लगता है कि आज मैं तुम सभी की आंखें खोल दूंगा। और उसके बाद एक चुटकी बजाता है तो वहां पर बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना चालू हो जाता है और तभी हमारी जो याओ है वो मॉडर्न तरीके का कैटवॉक पकड़ना चालू कर देती है। और जब ये कैटवॉक करती है तो सभी की आंखें फटे की फटे रह जाती है, जहाँ तक कि हमारे व्यूअर्स की भी, क्योंकि ये कैटवॉक की वो पोजीशन दे रही होती है कि जो कि कभी बवाल लग रही होती है सभी के सामने, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है कि क्या टैलेंट है यार, ये टैलेंट तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेरी जो हार्ट बीट है वो वाकई में बहुत तेजी से दौड़ने में लगी हुई है। ओ माय गॉड, ये कितनी तो ब्यूटीफुल है, हे भगवान, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो सपनों की परी है हम सभी के लिए। और वो कई सारे पोजेस मारती है जिससे कि सभी लोग कतई बावड़े हो जाते हैं और शौक के मारे बेहोश हो जाते हैं और उनके नाक से ब्लड बहने लगता है और कहते हैं कि क्या वाकई में इस तरह की फेरी यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है। अब मेरी लाइफ में मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट्स नहीं रहे हैं।
दूसरी तरफ जो ट्रिपलेट्स होती हैं उनको देखकर जेलेसी महसूस करती है और कहने लगती है कि जरा इस बायो हाउस की लड़की तो देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने में लगी है। और सारे के सारे जितने भी लौंडे उसे देख रहे होते हैं वो उसकी तरफ भाग जाते हैं और ये जेलेसी के मारे उन्हें गालियां देते हैं और कहने लगती हैं कि ये कितनी ज्यादा हमारे सारे की सारी लेमलाइट हमसे चुरा ली है इस लड़की ने अकेली। दूसरी तरफ एमसी काफी खुश नजर आता है और उससे कह रहा होता है कि ये कैट वॉक है मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड की और ये इस न्यू स्टेज पे से प्रेजेंट किया है, कोई भी नहीं हरा सकता इसको। और तभी इस तरीके से आधा घंटा निकल जाता है और घंटी बजती है और कंपटीशन एंड होता है। और तभी यहाँ पर अब समय आता है रिजल्ट प्रोवाइड करवाने का और वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि इस कंपटीशन की विनर कोई और नहीं बल्कि मैं ये बेयो हाउस की हुआंग याओ याओ है। ये बात सुनकर वो खुशी के मारे फूली नहीं समाती और चिल्ला पड़ती है, यंग मास्टर मैंने फाइनली ये करके दिखा दिया है। और ये बात जानकर आसपास की जनता भी काफी खुश होती है और कहने लगती है कि बायो हाउस वाकई में जीत चुका है। जय हो हुआंग याओ याओ की। भाई अब क्या बोलूं, इतनी तारीफ ही कर रहे हैं लोग। जब हुआंग जाओ जाओ ऐसे जीत जाती है तो प्रिंसेस को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपनी स्वॉर्ड फेंकती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये लड़की आखिरकार इस कंपटीशन को कैसे जीत सकती है। और ये ट्रिपलेट्स भी काफी शौक होते हैं और कहने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा प्लान फेल्ड हो चुका है, हमें गिव अप नहीं कर सकते, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और तभी उसकी तरफ जाती है और कहने लगती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं इसका अभी ख्याल रख कर आती हूँ। और वो एमसी की तरफ जाती है तो एमसी उससे पूछ लगता है कि अगर ये यहाँ पर क्या आने में लगी हुई है। इसको देखकर लगता है कि ये काफी एंग्री है, लगता है ये कंपटीशन नहीं जीती इसलिए काफी पगला गई है। और पता चलता है कि ये तो स्वॉर्ड लेकर बढ़ रही है हमारे एमसी की तरफ और उससे धमकाती है एमसी को और कहती है कि मुझे ये 100 फ्लावर कंपटीशन आज जीतना ही होगा, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम यहाँ से बैकअप कर जाओ। तो वापस हार मान लो तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी कि बोनस के तौर पर जो विक्ट्री है वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तुम चूज कर सकती हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है हम वो पूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा एमसी उसकी स्वॉर्ड को गिरा देता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ, अगर तुम कोई तरीके का ऑफर बना भी लेते हो तो भी मैं तुम्हें मना कर दूंगा। ये बात सुनकर वो पूछती है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो। तो एमसी कहने लगता है कि ऑफकोर्स मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, मैं आखिरकार तभी तो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ यहाँ से जाने का, तुम चूज खुद कर लो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, अगर तुम मारे गए तो 100 फ्लावर कंपटीशन वैसे भी मेरा हो जाएगा, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। जब वो एमसी को धमकाती है तो एमसी भी सनक जाती है और वो अपनी पावर्स का यूज करता है उसे धमकाने के लिए और कहने लगता है क्या तुमने अभी मुझे धमकाया, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और उसको मेंटल प्रेशर से वहीं पर गिरा देता है। दूसरी तरफ जो प्रिंसेस होती है वो अपने सोल्जर्स को लेकर एमसी की तरफ आती है और उससे कहती है काइजन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस गेम को ये कंपटीशन नहीं जीतने दे सकती, तुम जाओ और इमीडिएटली इसे मार दो। सोल्जर ये बात सुनकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो कंपटीशन का चैंपियन है वो आ चुका है और एम्परर का जो प्लान है वो यही प्लान है। और वो तुरंत अपनी फुल फोर्स के साथ हमारे एमसी की तरफ बढ़ पड़ता है और कहने लगता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे एम्परर के प्लान के साथ ऐसे इंटरफियर करे। लेकिन पता चलता है कि ये सोल्जर हमारे एमसी पर अटैक ना करते हुए वो इन लड़कियों को दूर भगाने लगता है, जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज होते सोचता है कि आखिरकार ये किस तरीके की सिचुएशन है। सोल्जर उन सभी को धमकाता है और कहने लगता है कि मैं रॉयल सोल्जर्स हूँ और किसी ने भी यहाँ पर कोई झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की इस कंपटीशन में, जहाँ पर रिजल्ट बदलने की कोशिश की तो उसे बिना मर्सी के बिना दया के मार दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। वो भी ये देखकर लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और शौक के मारे चिल्ला जाके पीछे हटते हैं और कहने लगते हैं कि सिस्टर ये रॉयल सोल्जर्स है, अब हमें सबसे पहले वापस जाना चाहिए वरना हम वाकई में पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हार गए और हमारे बारे में उन सभी को पता भी चल जाएगा। ये बात सुनकर दूसरी लड़की कहने लगती है कि हाँ ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, हमें थोड़ी देर के लिए चलना चाहिए यहाँ से। अब जब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो यहाँ से फॉल बैक कर जाते हैं। एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और प्रिंस भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और शौक के मारे कुछ समझ नहीं पा रही होती और कह रही होती है कि अभी अभी यहाँ पर क्या जो काई जिन है उसने रिबेल कर दिया है, मैंने इसे ये किंग को मारने के लिए कहा था लेकिन वो उसकी मदद करने में लगा हुआ है, लेकिन क्यों। एमसी भी उससे कहने लगता है कि ये तो काफी वियर्ड बात है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस लौंडे के साथ। तभी याओ उसके पास आकर कहने लगता है कि यंग मास्टर ये मैं हूँ, मैं जरा आप मुझे तो देखिए, उन सभी पर ध्यान मत दीजिए। तभी एमसी याओ के पास आकर उससे कहने लगता है कि याओ तुम तो वाकई में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, तुमने मुझे मतलब मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। और जो जांग दालान है उससे जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो डेफिनेटली ग्रेटफुल रहेगा। अजय बात सुनकर वो भी काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि मैं तो बस यंग मास्टर को हैप्पी देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। ये दोनों के दोनों किसी कपल की तरह लग रहे होते हैं। तभी जांग दावला ने भी उसके पास आकर कहने लगता है कि बॉस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो एमसी कहने लगता है कि कैसा लगा लास्ट नाइट की तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी गई, क्या तुमने अपनी वर्जिनिटी को खो दिया या फिर अपने आप को कंट्रोल कर पाए। तो वो उससे कहने लगता है कि जी मैंने अपने आप को एनलाइटेड कर लिया है। बाय द वे एक बात बताइए बॉस, आखिरकार अभी आप यहाँ कैसा करने में लगे हुए हो। तो वो बताता है हमारा एमसी तुम खुद गैस करके देख लो। तब मुझे बात सुनता है तो काफी खुश होता है और कहने लगता है कांग्रेचुलेशन मास्टर ही, आपने इस कंपटीशन को जीत लिया है।
कई सारे लोग आकर उसे का रिवॉर्ड देते हैं उसे और कहने लगता है कि ये 30,000 गोल्ड आपके विनर प्राइज के तौर पर। और आपका जो दूसरा बेनिफिट है, आप पैलेस के अंदर घुस सकते हो, डिनर कर सकते हो एम्पर के साथ इवनिंग में। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और उससे बोलने लगता है कि इस बार मुझे वाकई में आपसे पूछना पड़ेगा कि आखिरकार है वाली डेस्परेट सैनिटी पाउडर को बनाया तो बनाया किसने। और तभी याव भी उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर अब हमें पैलेस की तरफ जाना चाहिए। और तभी एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उधर जाने से पहले एक काम है जो मैं करना चाहता हूँ। और तभी भी अपने डॉगी जियाओ की बुलाता है और कहने लगता है कि तुम अभी कर दिखाओ। और वो ऑर्डर मानने लगता है और जो तीन जो पवेलियन होते हैं, हाउस होते हैं, उन तीनों के ओनर्स के पास वो डॉगी पहुंच जाता है, उन पर को बुरी तरीके से पीटना चालू कर देता है। और हमारा एमसी उनको चिल्लाते देखकर काफी खुश होता है और उसकी टीम अब फाइनली अपना मिशन कंप्लीट कर वहां से निकल पड़ती है इंपीरियल पैलेस की तरफ। नाइट का समय हो जाता है, इंपीरियल प्लेस पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा सारे के सारे प्लानिंग करता है और वो समझ जाता है कि वे लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे। जब हमारा एमसी उसके पास आता है तो उसे काफी अजीब लगता है और कहने लगता है कि हम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मुझे जरूर लगने में लगी हुई है। तभी याओ कहने लगता है यंग मास्टर आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा क्या? तो एमसी बोलने लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी देखते हुए डोंगफेंग फैमिली की, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर इतनी आसानी से एंटर कर पाया प्लेस में, मुझे थोड़ा डाउट तो होने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि ये जो ट्रिप है वो काफी स्मूथ लगने में लगी हुई है, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया अपन लोगों ने। और तो और उतना ही नहीं, अगर मैं अभी वो जो इससे पहले जो प्रीवियस बिहेवियर था उस वॉरियर का, वो भी कुछ डेले ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर हमें यहाँ पर बुलाकर लेकर आया गया है और हमें कंपटीशन में भी जिताया गया है। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि जांग दाओलिंग तुम्हें थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके बात को सुनकर वो कहता है कि बॉस मुझे यहाँ पर एक फेमिलियर किलर ऑरा महसूस होने में लगा हुआ है जब से मैं इस पैलेस के अंदर एंटर हुआ हूँ। तो वो कहने लगता है कि जब से तुम इस बंकित में आओ ये बात तो माननी पड़ेगी। तो वो बताता है जंग दाओलिन कि मुझे नहीं पता क्या क्या होने वाला है, लेकिन मैं उस बंदे को जरूर मार दूंगा और जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा है। तो एमसी उसे समझाता है कि भाई इतनी जल्दबाजी ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, जो मैंने तुमसे कहा है तुम वो करो तो ज्यादा बढ़िया है। और इस बात से जांग दाओलिन भी एग्री हो जाता है और अंदर घुस जाते हैं उस बंकियत के लिए। वहां पर कई सारे लोग खड़े होते हैं, उसके साथ सभी का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये बंदा येन ताइफू है जो कि हमेशा सजेशन देता है। उसके बगल में खड़ा होता है डोंगफेंग जिन और दूसरे बगल खड़ी होती है डोंगफेंग पिंग। और जिंग और पिंग भाई साहब क्या बोलूं। हमारा एमसी जब उन्हें देखता है तो मुस्कुराते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने फाइनली इसे देख लिया है, आखिरकार किस तरीके के इंपीरियल बंकित होने वाला है आज यहाँ पर। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो एम्पर है वो एंटर मार रहे हैं और सभी लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। लेकिन जब हमारा एमसी उसके सामने अपना सर नहीं झुकाता तो ये बात एम्पर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और सभी लोग उस पर चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम इस हाइनेस को देखने के बाद अपना सर क्यों नहीं झुका रहे हो, अपने घुटनों के ऊपर टिक जाओ। तो एमसी उससे कहने लगता है कि जहां तक कि मेरे पेरेंट्स के अलावा और मेरे एंसेस्टर के अलावा यहाँ पर ये फैमिली में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि दूसरे बंदे के सामने अपने सर झुका सके। यहाँ तक कि एक एम्पर भी नहीं झुकवा सकता हमारा सर अपने सामने। अगर वो हेवनली किंग भी आ जाए ना तो वो भी हम अपना सर नहीं झुकाएंगे उसके सामने। ये बात प्रिंसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उससे चिल्लाती है, उससे कहने लगती है ये कुंतियान तुम वाकई में बहुत ज्यादा बेशरम हो चुके हो, ये कैपिटल ऑफेंस है, तुम्हें इसके बारे में पता भी है, तुम्हें अपने एम्पर के सामने सर झुकाना ही होगा। जहाँ पर याओ आगे आकर उसे शांत करती है, उससे कहने लगती है कि एम्पर आपको शांत हो जाना चाहिए और इनके बदले में मैं आपके सामने अपना सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा करने से हमारा एमसी उसे रोक देता है और उससे क्या लगता है कि याओ तुम्हें इनके फालतू के शब्दों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें अपना सर झुकाने के घुटनों के बाद टिकने की जरूरत है। ये बात प्रिंसेस को पसंद नहीं आती और कहने लगती है कि हुआंग याओ तुम तो वाकई में बस एक लोली सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसा करने की। ये बात एमसी को पसंद नहीं आती और उसको आग लग जाती है और वो कहने लगता है हे प्रिंसेस अबे ओ चूजी कहीं की, अपना मुंह देख कर चला नहीं तेरी जुबान काट दी जाएगी। ये बात सुनकर वो अभी भी नहीं रुकती और कहने लगती क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है क्या? ये बस एक लोली सर्वेंट है और एक रफियन है जो कि माउंटेन से लाकर गई फेंकी गई है तुम्हारे पास। अब एमसी की झटक जाती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता और एक जोर से पाटा से हेडशॉट मारता है इस लोंडिया प्रिंसेस के, जो कि बहुत ज्यादा मुंह चला रही थी, अपना मुंह बंद कर दिया थप्पड़ देके। इससे देखकर वो शॉक होती है और कहने लगती है ये किंगत्यान तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से स्लैप करने के लिए, और तुरंत हमारे एमसी को मारने के लिए अपने सोल्जर्स को यहाँ पर बुला लेती है। तभी चारों तरफ से सोल्जर्स एमसी को जैसे ही गिरते हैं तो वो समझ जाता है और कहने लगता है ओह तो तुम लोगों ने पहली तैयारी कर रखी है मुझे मारने के लिए यहाँ पे। और जब सोल्जर्स उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं तो एमसी याओ को प्रोटेक्ट करते हुए क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना ही तुम्हें डरने की जरूरत है। और जैसे ही वो अपने उस स्पेयर से एमसी पर अटैक करते हैं तो उसकी शील्ड से, उसके ऑरा की शील्ड से वो स्पेयर वहीं पर टूट के चूर चूर हो जाता है, जिसको देखकर वो सोल्जर की फट जाती है और वो काफी शॉक में चला जाता है। लेकिन एमसी रुकता नहीं है और वो भी अटैक करता है और उससे कहने लगता है अब तेरा क्या होगा कलवे। तभी उसका जांग दावलिंग आकर उससे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे बॉस पर अटैक करने की, अब तो तू पक्का मरना चाहता है मेरे हाथों से। और वो अकेला बंदा सभी के सभी सोल्जर्स को सिर्फ एक ही झटके में निपटा देता है, एक झटके में, जिसको देखकर प्रिंसेस काफी शॉक हो जाती है और घुटने के बाद टिक कर कहने लगती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्यों इम्तिहान है, वो वाकई में जांग दावलिंग का बॉस है, लेकिन कैसे? एम्परर यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता देखने के अलावा और उससे कहता है फिर बाद में ये एक्चुअली में वाकई में जंग दावलन को अपनी साइड में इसने कर लिया है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे को मरना होगा मेरे हाथों से।
तभी हमारा एमसी अपना कंधा अपने पैर उस प्रिंसेस के कंधे पर रखकर उससे कहने लगता है कि डोंगफेंग पिंग, तुम्हें याओ जाओ से माफी मांगनी होगी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे बाकई में धूल चढ़ा देता है इस लौंडिया को, इस प्रिंसेस को, और उसको दबाकर उसके सर को जमीन में कुचल देता है और उससे कहने लगता है कि उससे जाकर माफी मांगो फटाफट से। लेकिन ये बात अभी भी इसे पसंद नहीं आती प्रिंसेस को, तो वो कहने लगती है कि फादर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी वो एम्परर अपने ड्रैगन ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उससे रोकता है और कहने लगता है कि ये किंग त्यान, बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी, अब बंद करो इस एक्टिंग को। लेकिन एमसी एक ही झटके में अपने हाथ से उसके इतने पावरफुल अटैक को रोकने में कामयाब रहता है, जिसको देखने के बाद ये पूरी तरह से कंफ्यूज एम्परर और शॉक में कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने अभी अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया था और इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी, यहाँ तक कि ये फैमिली के एंसेस्टर भी आ जाए ना, तो वो भी मुझसे टक्कर टू टक्कर फाइट कर पाएंगे बस। लेकिन एमसी को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहने लगता है कि मैं एक बार फिर से कहूंगा, जल्दी से ये अभी के अभी याओ जाओ से माफी मांगो, वरना तेरी खोपड़ी के मैं छितरे छितरे उड़ा दूंगा, तुझे समझ में आया। और यहाँ पर ये अभी भी रोने में लगी होती है, ये प्रेशर को झेल नहीं पा रही होती, रोते रोते उसके मुंह से खून भी निकल पड़ता है। अब जब इतना दर्द महसूस होता है तो उसे माफी मांगने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, और वो याओ जाओ से अपना सर झुकाकर सर जमीन पर पटक पटक कर माफी मांगती है। तो एमसी कहने लगता है कि अब तुम्हें अपना इससे पहले माफी मांग लेनी चाहिए थी, वरना तुम्हें इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। इतनी बेइज्जती करने के बाद वो एम्परर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और कहने लगता है कि डैम इट, जस्ट तू बस तू इंतजार कर, एक बार तू मेरे चंगलों में फंस जाएगा ना, तो डेफिनेटली तू मेरे हाथों से ही मरेगा बेटे। और तभी बारी आती है इस बंदे की, चमचे की, जो कि हमारा एमसी उस पर जाकर कहने लगता है और तुम मुझे अपने घुटनों के ऊपर टिकवाना चाहते थे ना। ये बात सुनकर उसकी फट जाती है और कहने लगता है कि तुम अब मेरे साथ क्या करना चाहते हो। एमसी उसके पास जाकर उसे घुराता और कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मैं तुम्हारी औकात दिखाना चाहता हूँ। और तभी अचानक से उसके मुंह से भी खून निकल पड़ता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, और एक बार हाथ उठाने के बाद वो बंदा सीधे जाकर जमीन पर गिर जाता है। एम्परर तभी एमसी को रोककर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये क्यों, तुम्हें इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना ये मेरा इलाका है। तो एमसी कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार ये किसका इलाका है, इलाका कुत्तों का होता है। मैं तो तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार हेवनली डेस्परेट सैनिटी पाउडर तुम्हें दिया तो दिया किसने। ये बात सुनकर वो काफी शॉक होता है और कहने लगता है एम्परर कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता उस हेवनली डेस्परेट पाउडर के बारे में। तभी अचानक से वो आता है आगे पीछे से जांग दावलिंग और उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से बताओ, वरना मैं ये चीज इसे खिला दूंगा। वो प्रिंसेस बेचारी कुछ ना कर पाती, सारी की सारी हेगड़ी इसकी निकल चुकी है, अब ये बस एक नॉर्मल गर्ल बन गई है ऐसा लग रहा है। जब एम्परर ऐसा होते हुए देखता है तो वो उसे रोकते हुए उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। जो हेवनली डेस्परेट सैनिटी जो पाउडर है वो किसी आउटसाइडर के द्वारा दिया गया था, और मुझे नहीं लगा पता उसका नाम क्या है वगैरह है। ये पूछने लगता है तभी जंग दावलिन की वो कहाँ पर है, तो बताता है एम्परर ये पहले प्रिंसेस को छोड़ दो, वो प्रिंसेस कोर्टयार्ड में है, अब तो तुम जाने दो यार। ये बात सुनने के बाद वो अपने इमोशन पर कंट्रोल खो देता है जंग दावलिन, और तुरंत निकल पड़ता है और उससे कहने लगता है कि मैं सबसे पहले वहां पर जाकर देखता हूँ, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो मौत से भी बदतर होगी। ये सुनकर एम्पर काफी खुश होता है कि वो यहाँ से जा चुका और एमसी से नोटिस करता है और कहने लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इस डोंगफेंग होंग ने एक्चुअली में इतनी एबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी इतनी आसानी से इसने सब कुछ बता दिया, ये जरूरी ट्रैप होगा। तभी याओ को बुलाता है और उससे क्या लगता है कि हमें जाकर देखना चाहिए कि वहां पर क्या होने में लगा हुआ है। और तभी अचानक से कई सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं यूर हाइनेस, जो इंपीरियल गार्ड की आर्मी है उन्हें चारों तरफ से हमने इसे घेर लिया है। ये बात सुनकर ये काफी खुश होता है एम्परर और कहने लगता है कि फाइनली जो इंपीरियल गार्ड्स है वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। ये क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना ये मेरा इलाका है, अब समय आ चुका है। जो 8000 इंपीरियल गार्ड्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ग्रांड फॉर्मेशन प्रोटेक्टिंग एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है इस पैलेस के अंदर। अब देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने एरोगेंट हो सकते हो। तो वो एमसी उसको देखता है खुश, तो वो काफी ध्यान नहीं देता है इस चौमू की बातों पर, और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये बंदा अभी भी यहाँ पर ट्रैप्स का इस्तेमाल करने में लगा है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगता है कि जो डंग दावलिन है वो काफी डेंजर में फंसा हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए। तभी वो अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है हमारे एमसी पर, और हमारे एमसी को इन सब बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और वो गुस्से में अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में मरना चाहते हो तो मुझे इस बात के लिए बिल्कुल ब्लेम मत करना। और तभी एक इल्यूजनी टाइप वहां पर एक बीस्ट आ जाता है उसके सामने और एक बार घुर्राता है, तो उसकी सोनिक बूम के कारण सारे के सारे सोल्जर्स दूर जाकर गिरने लगते हैं। जब एम्परर ये सब देखता है तो वो इधर से कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि ये सब क्या होने में लगा हुआ है, आखिरकार ये बीस्ट अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया और मैं तो इसे कैसे देख पा रहा हूँ, किस इस ब्रेट ने कौन सी मेथड का यूज किया है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अब एम्परर तेरी बारी है। और तभी वो अपने उस बीस्ट का इस्तेमाल करता है उसे एम्परर पर अटैक करने के लिए, जहाँ पर वो एम्परर अपने तारीफ करता है और कहने लगता है कि तुम अब ध्यान दो, ये एम्परर यानी कि इंपीरियल मैजेस्टी यहाँ पर तुम्हें एक बढ़िया गिफ्ट देने वाला है। येलो आर्मर देखकर एमसी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये तो एक येलो एयर बॉडी आर्मर है ना, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसके पास आ चुका है।
तभी वो एम्पर अपने ड्रैगन ऑरा का इस्तेमाल करता है वापस से और एमसी पर थ्रो कर देता है अपने सबसे पावरफुल अटैक को। लेकिन एमसी को इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और तुरंत उस पर अटैक काउंटर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों की पावर जब आपस में टकराती है तो एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन एमसी की पावर ज्यादा होने के कारण जी एम्पर उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाता और सीधे जाकर दूर जाकर गिरने लगता है। और हमारा एमसी एक पावरफुल एनर्जी का पंच बनाते हुए कहने लगता है कि तुम अब डॉग एम्पर कहीं के मारे जाओ, जिसको देखकर एम्पर काफी घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर अभी भी ये क्या हुआ था। मैं लेवल 4 रियलमी का वॉर गॉड पावर हाउस हूँ और इस बंदे ने इस ट्रैश ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से सरप्राइज कर दिया। तभी ये एम्पर अपनी जान बचाने के लिए अपने सोल्जर का यूज करता है और कहने लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं मार पाओगे। लेकिन एमसी रुकता नहीं है और एक जोरदार पंच मारता है उस एम्पर के। वो सोल्जर्स तो मारा जाता है लेकिन एम्पर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और कहने लगता है कि ये किंग तियान, तुमने मुझे इस काम करने के लिए फोर्स कर दिया है। अगर मैं तुम्हारी इस वीकनेस को अपने हाथों में पकड़ लूं तो फिर देखता हूँ कि आखिरकार तुम किस तरीके से अटैक करोगे मुझ पर। एमसी से टक जाती है और वो कहने लगता है कि डोंग फेंग होंग, तुम वाकई में मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और तभी वो एक तलिस्मान को एक्टिवेट करता है जिससे कि एक सोल्जर आ जाता है, एक गोलेम कह सकती हो, जिसको देखने के बाद एम्परर पूरी तरह से कंफ्यूज और समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है। और वो गोलेम उस एम्परर के एक मुक्का मारता है और एम्परर दूर जाकर गिर जाता है। दूर जाकर गिरने के बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और समझ नहीं पा रहा था कि ये चल क्या रहा है और कहता है कि डैम इट, मैं रियली में इस कचरे से हार गया। एमथिच आता है स्वॉर्ड से और उसकी गर्दन को मारने के लिए रेडी होता है और उससे कहने लगता है कि डोंग फैंग होंग, तुम्हें ये लगता है कि अब तुम यहाँ पर मरने के लिए अपनी तुमने कब्र खुद खोल दी है। तुम एक एम्परर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी फैमिली मेंबर्स को टच करने की, आज तो तुझे मरना ही पड़ेगा। और तभी तुरंत हमारा एमसी उसके हाथ को काट देता है वहीं पर और ये प्रिंसेस यहाँ पर कुछ भी ना कर पाती चिल्लाने के अलावा। तभी एमसी धमकाते उससे क्या लगता है कि डॉग एम्परर, मैं तुम्हें 2 मौके देना चाहूंगा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो और अगर मैं सेटिस्फाई हो गया तो मैं जाने दूंगा, और दूसरा अगर तुम वाकई में अपनी सेल्फ कल्टीवेशन को क्लियर कर लेते हो और डॉग बन जाते हो हमारी साइड में आज से, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये बात सुनकर एम्परर की फट जाती है और वो क्या लगता है कि मैं सेकंड ऑप्शन को चुनने के लिए तैयार हूँ। तो एमसी क्या लगता है कि तुम वाकई में भी जिंदा रहना चाहते हो, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये सब किसने सिखाया, कौन आखिरकार जोंग दहली की लाश के पीछे पड़ा है। तो एम्परर बताता है ये डीमन किंग है, डीमन किंग ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। इसकी पूरी तरह से फट जाती है और क्या लगता है ये जो बंदा है, इसको देखकर पता चलता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता। तो एमसी भी इसकी दिखता है और कहने लगता है कि ये बंदा इस सीन के पीछे बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन मैं साफ साफ कह सकता हूँ जो मास्टर जू है जिसके बारे में ये बात कर रहा था, वो सारा का सारा कांड उसने ही किया होगा। एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि डीमन किंग, आखिरकार ये डीमन किंग क्या है, क्या करता है और उसका जांग डावलंग से क्या लेना देना है। तो एम्परर बताता है कि मुझे नहीं पता कि क्या कह रहे हो तुम, मैं बस एक उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ, वरना जो डीमन किंग है वो मुझे मार देंगे। और जो ग्रीन रॉड मास्टर है वो एक इंपीरियल सिटी में लास्ट टाइम देखे गए थे और वो डीमन किंग है वुल्फ क्लैन का। ये बात सुनकर एमसी से पूछता है कि ये डीमन किंग अभी है कहाँ पर। तो वो कहने लगता है कि प्रिंसेस पैलेस पर। तो एमसी उसकी बात मानता है और कहने लगता है कि तुम वाकई मेरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हो, मैं तुम्हारी जान इस वक्त तो बच दूंगा, लेकिन दूसरी बार अगर तुम मेरे हाथों पर चढ़े अंडे में तुम पक्का मारे जाओगे। अगर तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी की पूरी तरीके से नरक बना दूंगा। और वो ये देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तभी याओ को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि हमें प्रिंसेस पैलेस की तरफ जाना चाहिए और वो इस बात के साथ एग्री हो जाती है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हाथ कट चुका है और कहने लगता है कि ये किंग तुआन, तुम तो वाकई में अपनी कल्टीवेशन को छुपाने में काफी एक्सपर्ट हो, तुमने अपनी कल्टीवेशन लेवल को ऑलरेडी एम्परर रियल में पहुंचा लिया है। हाँ, तो क्या हुआ, अगर तुम एक बार प्रिंसेस पैलेस में चले गए तो तुम डेफिनेटली मारे जाओगे वहां पे। तभी याओ उससे पूछने लगती है कि यंग मास्टर क्या तुम्हें हमें प्रिंसेस पैलेस पर जाना जरूरी है। तो एमसी बताता है कि जब मैं इस एंटर किया था पैलेस में तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नोटिस नहीं किया था, नहीं मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे सब कुछ कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ उस प्रिंसेस पैलेस में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इसे देखकर एमसी कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर मैजिक एनर्जी एक साथ कंबाइन होने में लगी हुई है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या जांग दावलन के पजेस कर लिया जा चुका है किसी के द्वारा। अब वो वेट नहीं कर सकता तो याओ को अपनी बाहों में उठाता है और कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और लेने के बाद सीधे उड़कर फुल स्पीड में जाने लगता है और कहने लगता है कि जांग दावलन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी बड़ी परेशानी में नहीं फंसे होगे। दूसरी तरफ जांग दावलन है वो इनर डीमन में घुस चुका है और वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और कह रहा होता है कि मुझे अपनी मदर को बचाना होगा, मेरी मॉम को इन गुंडों ने उतनी बुरी तरीके से मार दिया था, तो मुझे अपना बदला और अपना हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। ये कितना पेनफुल है, आखिरकार ये डेवल सीड है वो मेरे डार्क हार्ट में आया तो आया कैसे। तभी यहाँ पर एक बीच दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि पजेस्ट कर लिया जा चुका है, तुम ऑलरेडी मेरे माइंड पसंद में फंस चुके हो, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी एक नंबर 1 जीनियस है इस वर्ल्ड के, यहाँ तक कि इतने इम्प्लीमेंट कर दिया था माइंड मस्ट डीमन सीड को, लेकिन तुम अभी भी मुझे हर्ट करने में कामयाब रहे हो। मैं बाकी में तुम्हारी तारीफ करता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम क्या करोगे मेरे सामने। और तभी अचानक से वो फुल स्पीड में वो बीस्ट जांग दालन की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है और क्या लगता है कि इस स्टेट में तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से पजेस्ड हो रखी है, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, अब तुम जाओ और मारे जा सकते हो।
लेकिन वो किसी तरीके से डॉज करने में कामयाब रहता है। लेकिन उसका पूरा अटैक तो डॉज नहीं होता, लेकिन फिर भी अटैक करता है और आपस में दोनों का घमासान जो तो फिर से चालू हो जाता है। जंग दालो ने उससे पूछता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों करने में लगे हो, क्या तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा? तो वो डॉग कहने लगता है कि तुम गैस कर सकते हो। तो जंग दालो ने पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ। तभी वो डेविल उससे पूछता है, इनर डीमन इसका, कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तुम ऑलरेडी कंप्लीटली पोजेशन में फंस चुके हो और अब तुम इस पोजेशन से बचकर नहीं भाग सकते। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा बदला लेने के लिए और तुम्हारे पेरेंट्स का पूरा हिसाब बराबर करूंगा उससे। बस तुम अपना कंट्रोल मुझे दे दो। तुम पूरी तरीके से फ्री हो किसी को भी निपटाने के लिए। जब इसके साथ ऐसा सब होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि ये सब क्या होने में लगा हुआ मेरे साथ। ये डीमन मेरे डाव हार्ट को पूरी तरह से डेव्योर करने में लगा हुआ है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे पजेस्ड हो चुका हूँ मैं। तभी हमारा एमसी पीछे से आकर कहने लगता है कि जांग डाओलिंग जरा 1 मिनट रुको। तभी ये पहचान लेता है कि यह आवाज तो इसके बॉस की आने में लगी है। और तभी वो डीमन भी उसे देखकर कहने लगता है कि तुम वापस से यहाँ पर आ चुके हो। और वो जंग दालों से कहने लगता है कि बॉस फाइनली आप यहाँ पर आ गए हो। आपको वहां पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है बॉस। आप मत आइए यहाँ पर। लेकिन एमसी को फर्क नहीं पड़ता और कहने लगता है कि डैम इट, तुम रियली में यहाँ पर मैजिकल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम मेरे ब्रदर को कंट्रोल कर सको। तुम तो मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेने की कोशिश कर रहे हो। और वो काफी गुस्से में नजर आता है इस वक्त हमारा एमसी। और बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा एमसी उस तक पहुंच जाता है उस फॉर्मेशन के बीच में और कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक मैजिकल पुलिंग एरे है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसको देखकर वो काफी शॉक होता है और रोना चालू कर देता है। दूसरी तरफ ये डॉग बीस्ट पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये एक मैजिक एरे है जो कि पर्सनली जियो त्यांशु के द्वारा ही यहाँ पर सेटअप किया गया था। एक ऑर्डिनरी पर्सन जो कि इनर डीमंस के द्वारा डेब्यूट कर लिया जा चुका है, उसे तो कर देना चाहिए एक ऑर्डिनरी पर्सन को और भी मर जाना चाहिए अभी तक। लेकिन ये बंदा सुरक्षित कैसे है? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जांग दाओलिंग अगर तुम इंसिस्ट करते हो तो मैं इस फॉर्मेशन को थोड़ी देर में तोड़ दूंगा, चिंता मत करो, तो बस अपने आप को संभाल कर रखना होगा। हर फॉर्मेशन का एक कोर होता है, जब तक हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम इजिली इसको तोड़ने में कामयाब रहेंगे। और तभी हमारा एमसी बिना किसी दिक्कत के उसकी फॉर्मेशन कोर को ढूंढने में कामयाब रहता है और कहने लगता है कि ये जरूरी वही होगा और तुरंत अपने हाथों से उसके मेन कोर पर अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर ये बंदा काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा और अपने डॉगी को ऑर्डर देता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, अब जाओ और उस बच्चे को जल्दी से जाकर मार दो। तभी इसके पास एक पिल होती है, उस पिल को खाने के बाद इस बीस्ट की एनर्जी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कहने लगता है कि तुमने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया होता है, लेकिन इस बार इस पिल को खाने के बाद, मैजिक पिल को खाने के बाद मेरी स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुकी है एम्परर रियलमी के। अब देखते हैं कि आखिरकार तुम अब मेरा क्या बिगाड़ पाओगे और तुम मेरे खिलाफ यहाँ पर जीत भी पाओगे। तभी वो उससे कहने लगता है कि जंग दालन बॉस आप मुझे छोड़कर अकेले यहाँ से चले जाइए वरना आपके साथ बुरा होगा। तो हमसे कहने लगता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ से चला गया तुमसे मिलने के बाद भी तो मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और मैं कभी भी ब्रेक इस फॉर्मेशन को वापस से तुम्हें नहीं रोकने दूंगा और इस फॉर्मेशन को मैं फिर से तोड़ दूंगा। जो करना है इस बंदे को वो करने दो, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ये डॉगी हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए भगता है, लेकिन हमारे एमसी की जो प्रोटेक्शन शील्ड होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि एक ही झटके में उस डॉगी को दूर फेंक देती है। जिसको देखने के बाद सभी लोग शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि ये किंग तियान, मैं भी अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। एक बार तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारी डेथ को कम से कम 3 दिन और 3 रातों तक यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाला हूँ और मेरे दिल की जो गुस्सा है ना, नफरत है, वो तभी उसे शांत मिलेगी। ये लोग मजे कर ही रहे होते हैं, तभी अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है जिसको देखकर एम्पर कंफ्यूज और समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब क्या चलने में लगा है। क्योंकि ये डॉगी है वो अटैक करता है बैक टू बैक लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाता हमारे एमसी का और कहता है ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर है एम्पर रियलमी के, आखिरकार इस बंदे को एक खरोंच तक नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये सभी के सभी बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई चींटी काटने में लगी है, खुजली मच रही है बस और कुछ नहीं। जिसको देखकर ये एम्पर भी शॉक और उससे कहने लगता है ये डीमन किंग के जो पंचेस हैं वो वाकई में पावरफुल होने चाहिए किसी भी पैलेस गार्ड को मारने के लिए इंस्टेंटली, लेकिन एक्चुअली में ये ट्रैश और कचरा इसको संभालने में कामयाब रहा। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि योर मैजेस्टी ये मैन जरूरी एक डीमन होगा। दूसरा इसे देखकर ये बंदा भी शॉक होता है और कह पड़ता है कि अक्का ये बच्चा है तो है कौन, इस बंदे को हम जिंदा नहीं रहने दे सकते, इसे मारना होगा, जाओ और जल्दी से मार दो इसको। तभी ये डीमन अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देता है और फुल पावर में हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि डैम इट, लगता है कि ये अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। ये डॉगी वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग है, बस एक नॉर्मल पंच मारता है उसकी तरफ थ्रो करता है और वो बंदा वो डॉगी दूर जाकर गिरता है सीधे और उसकी बैंड बच जाती है। तभी हमारा एमसी उस जांग दाओलिन को रोकता है और उससे कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वैसा करो, तुम्हारे बॉडी के अंदर डीमन सीड है, तुम्हें सबसे पहले उससे छुटकारा पाना होगा। तो जंग दाओलिन ने बताने लगता है कि तुम्हें इसकी बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, डीमन सीड उससे कह रहा है कि तुम इसकी बात ना सुनो, ये काफी पेनफुल है तुम्हारे लिए, मैंने सही कहा ना, तुम्हें डिमोनिक पाथ पर चलना चाहिए, मैं तुम्हारी फुल मदद करूंगा। तो एमसी से बताता है और उससे कहने लगता है कि जो डीमन तुमसे जो भी कह रहा है मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है वो भी क्लियरली, तो तुम्हें इसकी बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ताओ शेंजुई ताओ ही
अपने हार्ट को कंसल्ट करो और अपने जितना हो सके हेवन एंड अर्थ के कंडेंस करने की कोशिश करो। और ये बंदा तभी अपनी मेडिटेशन पोजीशन में चला जाता है। तभी डीमन किंग चलाता है और कहने लगता है ये काफी लेट हो चुका है, जंग दाओलिन पक्का मारा जाएगा आज। लेकिन एमसी अभी भी रुकता नहीं है और वो अपने मंत्र को पढ़ना जारी रखता है और डीमन उसे रोकने की फुल कोशिश करता है और खूब भटकाने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा है। ये एक्चुअली में यहाँ पर रियलाइज करने में लगा हुआ है इस एनलाइटमेंट को। तभी हमारा एमसी क्या लगता है कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा अपनी लाइफ को ताकि तुम्हारे फेट को मैं बदल सकूं, तुम्हारी किस्मत को बदल सकूं। तो प्लीज मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे इस बार डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और तभी अचानक से वो बंदा एनलाइटमेंट हो जाता है और उसके तुरंत बाद इसकी पावर लेवल बढ़ जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है और उसका धन्यवाद कहता है, बॉस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तभी एक इमोर्टल बीइंग जैसी परछाई आती है, एक शेडो आती है और उसको इसके माथे पर एनलाइटमेंट देने लगती है। और एनलाइटमेंट हासिल करने के बाद जांग डाओलिंग उससे ब्रेक थ्रू करना चालू कर देता है। वॉर गॉड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, नाइन्थ ग्रेड तक पहुंच जाता है ब्रेक थ्रू करते करते। ये देखने के बाद सभी लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर ये डॉगी। और क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा है, ये एक्चुअली में कंप्लीट करने में कामयाब रहा उस डाव को एंड ब्रेक थ्रू भी कर लिया। वैसे इतना ही नहीं, तो एमसी भी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ये बात तो मानना पड़ेगा। और बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू करने में कामयाब होता है। एम्परर रियल में ब्रेक थ्रू कर जाता है फाइनली। और जब ये ब्रेक थ्रू करता है तो वो काफी जोर से चिल्लाता है और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि इस तरीके से अगर ब्रेक थ्रू ये करता रहा तो तुम्हारी जो शील्ड है उस पर जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। और 3 पॉइंट रह जाते हैं इसकी सील टूटने के लिए, सेकंड सील टूटने के लिए। इसको देखकर वो काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि मुझे इस सेकंड सील रिंग को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब ये ऐसा होने में लगा हुआ तो ये एम्परर और एम्परर की टीम की तो फटी पड़ी होती है। उसका साथी कहता है कि जो एम्परर रियल में पहुंच चुका है ये बंदा, ये एक्चुअली में एम्परर रियल में पहुंच गया, मुझे विश्वास नहीं होता। प्रिंस क्या लगता है कि जैसा कि हमने उम्मीद की थी नंबर 1 टैलेंट से, ड्रैगन एंड टाइगर सेट के बंदे से, एम्परर कहता है कि हम तो खत्म, अब हमारा जो मिशन है वो कम्प्लीटली फेल्ड हो चुका है। तभी ये चिल्लाता है जोर से ब्रेक थ्रू करने वाला कि वन दाउ डिवाइन टेक्निक, इमूवेबल एज अ माउंटेन, माउंटेन की तरह हिलाना भी उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इस डीमन को हराने के लिए वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इसको देखकर इस डीमन किंग की फट जाती है और वो कहने लगता है अनबिलीवेबल, ये कुंगतियान कैजुअली कुछ पॉइंटर्स अगर दे देगा उस बंदे को तो ये बंदा एम्परर रियलमी पर ब्रेक थ्रू कर गया। भाई ये कैसे मालूम है, इसने कैजुअली में ब्रेक थ्रू करवा दिया इस बंदे को। डैम इट, जांग डाउलिंग का जो एम्परर रियलमी का ऑरा है वो स्ट्रॉन्गर है मेरे मुकाबले में तो बहुत ज्यादा। शिट, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से जंग दाउलिन बाहर निकलता है और एक बड़ी अलग ही लाइट में निकल रहा है भाई ये। और फाइनली वहां पर सारा का सारा कमोशन खत्म होता है और वो एमसी से कहने लगता है कि बॉस, जो डीमन है जो एरे के अंदर था, जो अभी भी स्टिमुलेट करने में लगा हुआ डीमन सीड को मेरे अंदर, तो पहले इसे एरे को आपको जल्दी से तोड़ना होगा। तभी हमारा एमसी अपना ब्लड निकालता है और कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा पेशेंट रखो, शांति, चिल मारो यार, चिल मारो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी कुछ ना बिगाड़ सकता, इस परेशानी को मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा। और ब्लड से वो सीधे जाकर इसकी पावर लेवल को बढ़ा देता है जिससे कि फॉर्मेशन का बैरियर है वो टूटना चालू हो जाता है। और बिना कुछ ज्यादा समय बर्बाद किए एक ही धमाके के साथ वो बैरियर डिस्ट्रॉय है, जहाँ पर ये बंदा खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम ये किंगत्युआन, तुमने मेरे प्लान्स को वापस से डिस्ट्रॉय कर दिया है, फिर से बिगाड़ दिया है। लेकिन जैसे ही वो कुछ अजीब से नोटिस करता है तो समझ जाता है कि यहाँ पर ये बंदा क्या करने में लगा हुआ है। छी, तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी है इस बार। तभी याओ भी वहां पर आती है और उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो गए। तभी ये काफी उदास महसूस करता है और कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सही समय पर एक्शन लिया, वरना मैं आपको वाकई में डिस्ट्रॉय कर देता, आपका नुकसान होता मेरे मेरे बदले। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो अभी एमसी एक पाउच से देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है जो डीमन इंक्लूडिंग, भले ही पता है जो डीमन इंड्यूसिंग एरे है वो टूट चुका है और साथ ही साथ में जो डीमन सीड है तुम्हारे अंदर वो भी, तो अब ये तुम्हें और ज्यादा जल्दी तो इरप्ट नहीं होने वाला। तुम इन पिल्स को खाओ और उसे कुछ समय के लिए सप्रेस कर रख सकते हो। अब बारी आती है इस डीमन किंग की। चलो देखते हैं भाई इस डीमन किंग के क्या हालचाल। तभी हमारा एमसी इस डीमन किंग के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि अब बताओ, तुम सच सच बताना कि आखिरकार तुम जंग डाउन को क्यों मारना चाहते हो। जब इंटरोगेशन कर ही रहा होता है तभी एक जोड़ का धमाका होता है और ये बंदा बाहर निकल कर कहने लगता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली उस कुत्ते को एक मुक्का मारता है और वो कुत्ता यहीं ऑन द स्पॉट मारा जाता है बिना कुछ सोचे समझे। ये कुछ ज्यादा मतलब सही नहीं लगता कि भाई अचानक से अगर कैसे कोई मार सकता है किसी को। और यहाँ पर सिर्फ सबूत मिटा रहा है ये बंदा और कुछ नहीं है। हमसे चिल्लाता है कि तुम हो कौन और तुम इस बंदे को तुमने क्यों मारा। तो वो कहने लगता है कि ये पर्सन की हिम्मत कैसे मेरे लिटिल जूनियर ब्रदर पर अटैक करने की, मैं इसे मार कर ही रहूंगा। और मनी मन में कह रहा होता है कि मैं अपने आप को यहाँ पर एक्सपोज नहीं हो सकता, अगर मैंने मूव नहीं किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जंग दाउलिन के तुम्हारा लिटिल जूनियर ब्रदर है। और ये बंदा समझ जाता है कि जो और है वो मेरे बहुत नजदीक आता जा रहा है, मैं अपने आप को यहाँ पर एक्सपोज नहीं होने दे सकता। यहाँ तक कि इस एम्पर की फट जाती है और कहने लगता है कि खत्म, जो मास्टर जू है वो यहाँ पर सभी को मारने में लगे हुए हैं ताकि वो विटनेसेस को साइलेंस कर सके और मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा, वरना मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा।
तभी ये मास्टर एम्पर भी अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि डोंगफेंग होंग तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तुमने इन डीमन के क्लैन के साथ मिलकर दूसरे लोगों को चोट पहुंचाई, यहाँ तक कि फ्यूचर सेक्ट लीडर है हमारे ड्रैगन एंड टाइगर सेट के, तुमने उसको भी चोट पहुंचाई, तुम तो बाकी बहुत ज्यादा हिम्मत वाले बन चुके हो। तभी वो उससे अपने घुटनों के ऊपर टिक कर माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि मास्टर प्लीज आप मेरी जान बख्शी दीजिए, आई मीन मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन ये बड़वा साला मानता वानता तो है नहीं है, अब सबूत साबित सब कुछ मिटाना है तो वो बोलता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, और एक ही झटके में उसको वहीं पर मार देता है। और यहीं पर कहानी हो जाती है एंड हमारे इस एमसी की। हमारा एमसी नहीं है ये, भड़वा साला एमसी का एम्पर है, हमारे एमसी का दुश्मन है एम्पर, सॉरी गाइस, गलती से मिस्टेक हो गया यार, समझ जाया करो थोड़ा बहुत तो। तभी हमारा एमसी को डाउट होता है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा इतना अजीब क्यों कर रहा है, यहाँ पर जी इससे पहले नहीं आया और नहीं ये बाद में आया, लेकिन जी जैसे ये बंदे यही ये यहाँ पर आया तो इसी के साथ साथ इसने हमारी जो इम्पोर्टेंट लीड थी, ये दो बंदे जो कि मुझे असली कल्प्रिट तक पहुंचा सके, उन दोनों को इसने तुरंत मार दिया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और यहाँ पर इस बुढ़ऊ की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है भाई साहब, और डर के मारे तक घबरा जाता है, तो वो हमारे एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि हे बच्चे, तुम भी इस डीमन के साथ मिलकर मेरे जूनियर ब्रदर पर हंट करना चाहते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने चोट पहुंचाई तो। तभी याओ आगे आकर उससे कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई यंग मास्टर पर अटैक करने की। तभी जंग दालन आगे आता है और उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, ये बॉस थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई थी, आप इसे हट नहीं कर सकते। और मनी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आज बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है, इस तरीके से अगर मैं अपने मूव करता हूँ तो, लेकिन मुझे कोई दूसरा मौका तो जरूर मिलेगा फ्यूचर में, पर्सनली तुम्हें अपने हाथों से मैं मारने वाला हूँ। तभी एक बंदे की एंट्री होती है और वो कहने लगता है कि दाओलिंग दाओमिंग, अब तुम्हें समय आ चुका है कि तुम सेक्टर में वापस लौट जाओ। इसको देखकर वो कहने लगता है कि फाइनली आप आ चुके हो ओल्ड मास्टर। इसको देखकर एमसी भी कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि ये कौन है बे, इसको तो हम जानते ही नहीं है। और आकर जांग दालंग से कहने लगता है कि तुम्हारा समय जल्दी जल्दी समाप्त होने वाला है, तुम मेरे साथ सेक्ट में वापस चलोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हारे जो अंदर डिमोनिक सीड है उसे हम जल्द जल्द सप्रेस कर सके और अपनी मैजिक पावर से वो दोनों को अपने हाथों में बांध कर ले जाने लगता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो हमारा यहाँ पर एमसी कुछ भी नहीं कर पाता उन्हें रोकने के लिए, और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हे जांग दाओलिंग, इस तरह की तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरी जो सील है वो ऑलमोस्ट टूटने वाली थी भाई, 3 पॉइंट रह गए थे। अरे यार, अगर जो जंग दार्लिंग अगर इस वक्त चला गया तो आखिरकार मेरी सेकंड सील रिंग का क्या होगा। आखिरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट ही तो रह, आई मीन 3 पॉइंट्स ही तो रह गए थे कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीटली अनलॉक करने के लिए। तभी याओ उससे पूछने लगते कि यंग मास्टर, ये ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, हमें लगता है कि अब हमें भी आराम करने के लिए घर पर जाना चाहिए, ये जो पैलेस है वो पूरी की पूरी दुश्मनों से भरा पड़ा है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। तो ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि इतनी किस बात की जल्दी पड़ी हुई है, अगर ये इतनी ज्यादा आसान नहीं है इस पैलेस में आना वैसे भी हमारे लिए, तो हमें एक जगह पर तो और भी जाना है। तो वो पूछने लगती है कि कहाँ जाना है, तो एम्पर हमारा एमसी बताता है कि ग्रांड एंसेस्टर टेम्पल पर, क्योंकि ओल्ड वांग ने मुझसे कहा था इससे पहले जब वो मरने वाला था कि इस ग्रांड एंसेस्टर टेम्पल के नीचे कुछ मौजूद है, उस चीज को मैं देखने जा रहा हूँ और मुझे चेक करना है कि जो चीज मैं ढूंढने में लगा हुआ हूँ कि ये वही चीज है। इतना सब कुछ होने में लगा हुआ है, एम्पर मारा जा चुका है, कुछ लोग आते हैं और काफी शौक का एक्टिंग करता है और कहने लगता है कि व्हाट, यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, किसी ने हमारे एम्पर को असैसिनेट कर दिया है। और वो बंदा सीधे एमसी पर टारगेट करते हुए कहने लगता है, काइजिन आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हो, जल्दी से जाओ और इस मर्डरर को यहीं पर पकड़ लो। तभी वो कहने लगता है कि माय लॉर्ड, जिस बंदे ने इस मेजेस्टी को मारा है वो ड्रैगन टाइगर सेट का बंदा है, ना कि ये फैमिली का ये लड़का। और मनी मन में कहता है कि अगर ये किंगटन को कैप्चर कर लूं, है तुमने मुझे पागल समझा है क्या, ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि एम्पर लेवल स्ट्राइक को भी झेल सकता है और बिना किसी दिक्कत के यहाँ से निकल सकता है, वो भी जिंदा। ये बात सुनकर इसे काफी शौक लगता है और चिल्लाते कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ अभी के अभी, जल्दी से जाओ और इसे इमिडिएटली टेक डाउन कर लो। मेरे जो ब्रदर्स की जो डेथ है वो इस ड्रैगन टाइगर सेट के कारण नहीं हुई है, बल्कि मैं इस यूजलेस ये फैमिली के ब्रैड के कारण हुई है, सारे की सारी इस भड़वे की है। और तो और इतना ही नहीं, ये किंगतुआन बिल्कुल पूरी तरीके से अनइंजर्ड है, एक भी चोट नहीं लगी, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। शायद गलतफहमी हो रखी है, मुझे लगता है इसे लगता है कि ये इंजर्ड है, चोट लग चुकी है, इतनी फाइट करने के बाद भी ये परफेक्ट मौका है इसे इस वक्त मारने का, और मैं अपना जो दुश्मनी है और अपना जो बदला है वो आज मैं लेकर ही रहूंगा और सारा का सारी हिसाब मैं अभी बराबर करूंगा। तभी एमसी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग हो, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, अगर तुम्हें वाकई में इतना हिम्मत है तो आ मुझ पर अटैक करके दिखा, अगर तू एक बाप की औलाद है तो वो कहने लगता है कि तुम कुत्ते कहीं के, तुम्हें ऑलरेडी मर जाना चाहिए था काफी समय पहले, आज मैं यहाँ पर तुझे पक्का पकड़ूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जिंदा बचकर जाओगे। अब तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बार तुम मर जाओगे तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी इस ब्यूटीफुल वाइफ का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा जो कि तुम्हारे साइड में मौजूद है, और तो फिर समझ जाओगे क्या क्या होगा।
ये बात सुनकर एमसी को गुस्सा आती है और वो जैसी उस बात अगर उसकी वाइफ पर आ जाए ना तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और एक जोरदार किक मारता है उसके चेहरे पर और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो कान है वो खराब हो चुके हैं क्या? तुम्हारी बकवास सुन सुनकर मेरा जरूर दिमाग खराब हो गया। और एक एक कर पढ़ने के बाद वो बंदा इतना दूर जाकर गिरता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वहीं पर ऑन द स्पॉट निपट लेते हैं। भाई स्वाहा हो गया। उसके चेले उसके पास जाते हैं और कहने लगता है कि माय लॉर्ड क्या आप ठीक हो? तभी ये काई जी सोल्जर्स है वो उससे सभी सोल्जर से कह देता है ये जनरल कि जाओ और सभी के सामने ये वर्ड गया ना कि जो प्रिंस बहुत ही ज्यादा हिडन इलनेस के कारण मारे जा चुके हैं और ये ऑन द स्पॉट मर गए थे वहां पर बेहोश होने के कारण। और सोल्जर्स इस बात को कमांड को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एमसी कहने लगता है कि याओ तुम मेरे साथ ग्रैंड एंसेस्टर टेम्पल की तरफ चलोगी ना? वो तभी इस बात के लिए खुश हो जाती है और निकल पड़ते हैं दोनों के दोनों और वो उस टेम्पल पर पहुंचते हैं। 15 मिनट लग जाते हैं ना पहुंचते पहुंचते। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि यार तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो बाहर और मैं यहाँ पर जल्दी लौट कर आऊंगा। तो वो पूछने लगती है कि ये जगह डेंजरस तो नहीं है आपके लिए, अंदर जाना सुरक्षित रहेगा? तो एमसी को लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो जाने के देने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि आप सावधान रहना। तो एमसी की ये बात सुनता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भी चोट ना पहुंचा सकता। और जब अंदर जाता है तो उसे कुछ भी खास दिखाई नहीं देता और कहता है कि जिससे पहले की जो ओल्ड विभाग है वो यहाँ से गया था तो उन्होंने मेंशन किया था कि 10,000 ईयर्स ओल्ड डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर कैद है और उसके साथ ही एक सेलेस्टियल बुक सील्ड है इस टेम्पल के नीचे जमीन के तलघर में कह सकते हो अंदर की तरफ। अब जबकि ये नीचे है तो यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा छुपा हुआ जो कि अंदर जाने में हमारी मदद करे। तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखती है और जैसे वो उस चीज को मूव आउट करता है तो नीचे जमीन में एक सीढ़ियों का रास्ता बन जाता है और ये समझ जाता है कि ओल्ड वांग उस वक्त मुझसे झूठ नहीं बोलने में लगा होता। उसने जो भी कहा वो सारी की सारी घटना और बातें सच है। और धीरे धीरे करके वे अंदर जाता है तो वो काफी बहुत बड़ा इलाका होता है और कहने लगता है कि मानना तो पड़ेगा ये वाकई में एक हिडन स्पेस है और इसको देखकर तो पता चलता है कि ये कितने ज्यादा डीप है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो पैसेज है अंडरवर्ल्ड जाने का क्या? तभी वो कुछ नोटिस करता है और क्या लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, आखिर का जो सीलिंग इंस्क्रिप्शन है वो डीमन क्लैन की यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है? अगर मुझे सब कुछ सच सच सही से याद है करेक्टली याद है तो ये डीमन क्लैन है उसे तो हायर प्लेन में होना चाहिए था, वो तो यहाँ पर अपीयरेंस होनी नहीं चाहिए थी। अगर वो यहाँ पर मौजूद है इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई लेवल डिमोनिक बीस्ट थे वो यहाँ पर सील किए गए हैं। लगता है कि मुझे थोड़ा सावधान रहकर आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे ही हमारा एमसी जाकर जाकर कुछ देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे एक डिमोनिक बीस्ट दिखाई देता है जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा होता है और उसी के पूंछ के ऊपर एक चमकती हुई बुक दिखाई देती है और कहने का लगता है कि अच्छा तो ये है वो डिमोनिक बीस्ट और जिस बुक को मैं ढूंढ रहा हूँ क्या ये वही सेलेस्टियल बुक है? मेरी तो वाकई में बल्ले बल्ले हो गई। सबसे पहले मुझे डाउडी जिंग मिला और वो कंफर्म हो चुका है सेलेस्टियल बुक वो या जो गाना गाने के बाद से। फिर उसके बाद सेकंड मिली मुझे थी लियांग गांग कुई जो कि कंफर्म हो चुकी थी सेलेस्टियल बुक। उसके बाद मैं एक एक करके क्लोज आता गया और तीसरी बार अब मुझे आ चुकी है ये वाली बुक जिसके मैं काफी नजदीक हूँ। मुझे जैसे जैसे नजदीक जाऊंगा तो सिस्टम मुझे बता देगा, लेकिन जैसे वो उसे छूने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता और वो काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है ये टारगेट आइसोलेट हो चुका है मिस्टीरियस फोर्स से और मैं इसे अपने हाथों में नहीं ले सकता। लेकिन इसका लालच इसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इसे हासिल करना चाहता है इस बुक को किसी भी तरीके से। और जब ये ऐसे में ध्यान नहीं दे रहा होता तभी उस डिमोनिक बीस्ट की आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत हमारे एम्स को घूरना चालू कर देता है। एम्स को उसे डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता लेकिन वो ड्रैगन बीस्ट जो भी है वो उससे पूछने लगता है डेमोनिक बीस्ट कि अबे तुम कौन हो बे और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जब हमारा एमसी इसकी ये बातें सुनता है तो वो भी काफी सरप्राइज बढ़ जाता है और मन ही मन में क्या लगता है कि डैम इट आखिरकार इस बंदे को अभी जगना जरूरी था क्या? ये थोड़ी देर बाद में जग सकता था। अब वाकई में मुझे लगता है कि अब मुझे ये बंदा बिल्कुल भी फेस नहीं देगा, मेरी इज्जत नहीं करेगा तो अब मेरे पास कोई भी मौका ही नहीं बचता। क्या अब मुझे इससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए? क्या होगा अगर ये स्कॉलर का नेचर हो तो, और यही बंदा अगर वो स्कॉलर निकला जो मेरी मदद करेगा ब्रेक थ्रू करने में तो क्या होगा? अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो पूछ पड़ता है कि हे बड़ी तुम्हें गलत फहमी होने में लगी हुई है, मैं तो कैजुअली बस यहाँ पर इधर उधर देखने में लगे हुआ था। और मनी मैन में क्या लगता है कि मैं कैजुअल यहाँ पर इस तरीके से रैशनली एक्ट नहीं कर सकता, मुझे सबसे पहले तो ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि सिचुएशन क्या है। तभी डिमोनिक के बीच उससे क्या लगता है कि ये जो स्मेल आने में लगी हुई है तुमसे वो काफी ज्यादा एंटाइजिंग है। ये काफी समय हो चुका है मुझे जब से मैंने इतना डिलीशियस स्मेल सूंघी है, मुझे तुम्हें सूंघने के बाद तो काफी भूख लग पड़ी है। एमसी इस बात को देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि जो डिमोनिक बीस्ट है वो डायरेक्टली हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ा ताकि वो उसे खा सके। लेकिन जैसे ही वो एमसी को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो जो सील में वो कैद होता है वो सील वहां पर एक्टिवेट हो जाती है और उसको काफी बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब वो एमसी को नहीं खा पाता तो वहीं पर धीरे से लेट कर रोने लगता है। तो एमसी को कुछ अजीब लगता है और क्या लगता है कि जरा 1 मिनट रुको जी, और तो कुछ जाना पहचाना सा क्यों लगने में लगा हुआ है? इस बंदे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो केओस होली लैंड से आया हुआ है। और तो और इतना ही नहीं बल्कि में जिस चीज से वो ट्रैप्ड है वो हेवन डिफाइंग फॉर्मेशन है यहाँ पर। और डीमन बिस्ट कह रहा होता है भूख लगी है कुछ तो दे दो खाना खाने के लिए। एमसी इसकी हालत देखता है तो मनी मन में क्या लगता है कि डेफिनेटली ये काफी बड़ा सीक्रेट है, चलो हमें सबसे पहले तो इस बंदे को मुझे अपनी साइड पर रखना पड़ेगा। तो उससे क्या लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, अच्छा
तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें। जिसको देखकर उसे उसके मुंह में पानी आने लगता है डेमोनिक बीस्ट में, और उससे क्या लगता है कि सच में। तो एमसी उसे बताता है कि ऑफ कोर्स ये बात है कि लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, और वो जो बुक है वो तुम्हारे पीछे वो क्या चीज है। तो वो डिमोनिक बीस्ट बताता है और उससे कहने लगता है कि मेरा नाम यान बाई है, और मैं एक अनदर दूसरी डायमेंशन से इस वर्ल्ड में आया हुआ हूँ, और जो ओल्ड गीजर्स है उन्होंने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा गया है इस नाइन ड्रैगन इन्फर्नो फॉर्मेशन के द्वारा। और तुम उस बुक के बारे में बात करो तो जो बुक है वो एक्चुअली में इस फॉर्मेशन की आई है। अगर तुम इस बुक को तोड़ देते हो, आई को तोड़ देते हो, तो बुक तुम्हारी हो जाएगी। तो एमसी इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और इससे कहने लगता है कि तो वाकई में रियली में हेवनली बुक है, मुझे पता था, मुझे ये फॉर्मेशन के बारे में पता सही चला है। अगर मैं वाकई में किसी तरीके से इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब रहा तो मेरे को ये बुक मिल जाएगी और तुम आजाद हो जाओगी। मैंने सही कहा ना? अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। इस बात को सुनकर डीमन कहने लगता है कि यूजलेस है, यहाँ तक कि तुम अपनी पावर को भी खड़ी कर लोगे ना, इकट्ठा कर लोगे तेलू रियलमी के, तो भी तुम इस फॉर्मेशन के आई को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन एमसी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो ट्राई करने की कोशिश करता है। तभी उसे कुछ याद आता है कि जो नाइन ड्रैगन इन्फर्नो फॉर्मेशन है उसे फौज किया गया था नाइन एजुलर ड्रैगन की स्पाइंस को यूज किया गया था क्रिएट करने के लिए, इस बाइंडिंग चेन्स को बनाने के लिए, जिससे कि ईच स्पाइन इंस्क्राइब की गई है एक नाइन लाइफ र्यून्स के साथ। और जो सीक्रेट चैम्बर है ना उसके अंदर 1.3 मिलियन र्यून्स मौजूद है, हर एक इन्फ्यूज्ड है एसेंस ब्लड के साथ अजूरा ड्रैगन, और एम्पावर्ड किया गया है गॉड के पावर के साथ। जब हमारा एमसी कोशिश करता है तो ड्रैगन उसको देखकर कहने लगता है कि तुम वाकई में इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहते हो, ये इम्पॉसिबल। लेकिन हमारा एमसी थोड़ा सोचता है उसको देखकर और कहने लगता है कि मेरी जो सेकंड सील फॉर्मेशन बेस्ड है अगर अनलॉक हो जाती है तो शायद मैं इसको तोड़ने में कामयाब रहता है, इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट का पता लगाने का। लेकिन ये काफी कितनी शेम वाली बात है कि जो जांग दावलिंग है अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर वो यहाँ पर होता तो शायद मैं अभी मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता। जांग दावलिंग ओ जांग दावलिंग, आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट पर ही जाने की क्यों जरूरत पड़ी थी? और तभी भाते जाता है हमारा एमटी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही मैं इस फॉर्मेशन को अभी नहीं तोड़ सकता लेकिन बाहर जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाना तो लेकर आ ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बस मेरा खुदने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तभी ड्रैगन वो डीमन बीस्ट कहने लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो तो बेटर रहेगा। तो एमसी कहने लगता है कि रिलैक्स जेंटलमैन, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं होगी, चिंता मत करो। दूसरी तरफ याओ काफी चिंता कर रही होती है एमसी की और सोच रही होती है कि आखिरकार जो यंग मास्टर है वो अभी तक पूरी तरीके से बाहर क्यों नहीं आए हुए हैं, मैं इनका इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो हमारा एमसी से देखता है तो काफी खुश होता है, तो वो याओ उसके पास आकर कहने लगता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? तो वो बताने लगता है कि जरा तुम खुद देखो, तुम कितनी ज्यादा चिंता करने में लगी हुई, मैं परफेक्टली फाइन हूँ और सुरक्षित हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं गया हुआ है, चलो चलते हैं, अब समय आ चुका है हमें वापस जाने का यहाँ से। और हमारा एमसी वापस निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किसी ने पूरी तरीके से अटैक करके रखा गया है, पूरे इलाके को बर्फ से जमा दिया है। इसको देखकर वो समझ जाता है यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रखा है। यहाँ पर जो 100 फ्लावर्स टावर है वो इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है यहाँ पर, और यूजुअली यहाँ पर बिजनेस टाइम होना चाहिए था ये तो। तभी याओ नोटिस करती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड क्यों लगने में लगी हुई है। तभी अचानक से एक उड़ती हुई स्वॉर्ड आती है हमारे एमसी की तरफ जो कि उसे अटैक करने के लिए आई है, लेकिन हमारा एमसी याओ को बचा लेता है और एक अजीब तरह की रस्सी से उसे बांध देता है और बिना किसी दिक्कत के इस स्वॉर्ड को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एंट्री होती है एक नमूने की जो कि उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी एक ऐसे बंदे से जो कि केपेबल है इस जांग दावलन को टेक आउट डाउन करने के लिए, अपना सबऑर्डिनेट बनाने के लिए। इम्प्रेसिव। इस बड़ऊ को देखकर एमसी पूछता है कि अब भाई तू कौन है? तभी ये बड़ऊ अपने बारे में बताता है और उससे कहने लगता है कि मेरा नाम क्वीन चाओ जेन है और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था वो भी काफी समय से। और इसके बारे में बताया जाता है इस वक्त ये करंट डीन है इस कांगलन अकेडमी का। तभी एमसी उससे पूछता है कि तुम्हें आखिरकार मुझसे क्या चाहिए, और मनी मन में कहने लगता है कि इस बंदे के पास इतना पावरफुल और है, लकीली मेरा जो सेवर्ड ब्रांच है विलो गॉड है वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वक्त काम कर गया, वरना मैं डेफिनेटली इंजर्ड हो जाता। तो ये डीन उससे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए दो चीजें सबसे पहले बताने के लिए। पहली कि तुम्हारी जो ये फैमिली है, ये जो फोर्सेस हैं वो तियानलू सिटी से मैं चाहता हूँ कि तुम वापस ले लो। सेकंड, तुम अपने साउदर्न रीजन में वापस चले जाओ और कभी भी हमारे कांगलन अकेडमी में आने की सोच रही मत। मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो ओल्ड डीन ने तुम्हें परमिशन क्यों दी, लेकिन जहां तक मुझे इसकी चिंता होने में लगी हुई है तुम कभी भी अलाउ नहीं कर पाओगे एंटर लेने के लिए। इसको सुनकर एमसी काफी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि तुम आखिरकार रॉयल फैमिली या फिर कांगलन अकेडमी, तुम इन दोनों में से किसके लिए काम कर रहे हो, किसके बदले में बोलने में लगे हो? तो ये बताता है कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ दोनों, रॉयल फैमिली और अकेडमी। यहाँ तक कि तुमने उस डोंगफेंग को खुद अपने हाथों से नहीं मारा है, लेकिन किसी ना किसी को तो इसका ब्लेम जरूर लेना पड़ेगा। और बात करें कांगलन अकेडमी के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी रैंडम पीपल पर भरोसा नहीं है और मैं किसी भी रैंडम बंदे को अंदर आने नहीं दे सकता अकेडमी में। ये बात सुनकर एमसी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि अगर मैंने मना किया तो तू क्या उखाड़ लेगा बे? तभी वो बंदा आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि बच्चे, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी डिसीजन ना बनाओ तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, अगर तुम 3 दिन सोच सकते हो और मेरी बात मान लो तुम्हारे लिए फायदे रहेगी। अगर तुमने 3 दिन में मेरी बात नहीं मानी तो तुम और तुम्हारी जो वूमन दोनों के दोनों मारी जाओगी।
और उसने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है याओ याओ को कर्ज करने के लिए, एक बीमारी देने के लिए, जिसको देखकर एमसी शॉक होता है, उससे पूछने लगता है कि याओ याओ तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पर उसके मुंह से ब्लड निकल पड़ता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और काफी कंफ्यूज होता है हमारा एमसी और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। तो वो बताने लगता है कि यंग मास्टर मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड महसूस हो रहा है। तभी वो डीन उससे क्या लगता है हंसते हंसते, ये मेरी हेवनली कोल्ड डिवाइन स्किल के द्वारा स्ट्रक किया गया है, अगर ये कोल्ड डिस्पेल नहीं किया गया 3 दिन के अंदर अंदर तो वो सेवरली इंजर्ड होकर मारी जाएगी। ये देखकर एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उससे कहता है कि डैम इट, तेरी हिम्मत कैसी चुपके से स्नेक अटैक करने की, वो भी मेरे सामने होते हुए। यहाँ पर वो डीन गायब हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो या फिर तुम्हारी अपनी वुमन को मरवाना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 दिन का मौका देता हूँ, तुम खुद अपना डिसीजन करो। तभी हमारा एमसी उसे अपनी गोद में उठाता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारी फोर्स के सामने मैं इस तरह से सबमिट कर लूंगा, एक चांस भी नहीं दे सकता। एक बार मैं याओ याओ को एक पूरी तरह से क्योर कर लूं तो मैं डेफिनेटली अपना हिसाब तुमसे बराबर करूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे सर के लिए आने वाला हूँ, तुम्हारा सर कलम करने के लिए। ऐसा कुछ तो नहीं कहा, पर ये जरूर कहा है कि बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और तभी हमारा एमसी बिना कोई सोचे समझे अपनी याओ को उठाकर कमरे के अंदर की तरफ जाने लगता है। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं। तभी उस मैनेजर को होश आता है और वो उससे कहने लगता है कि ये काफी अजीब बात है कि आखिरकार मैं अचानक से इतना बेहोश क्यों हो गया। तभी वो बताने लगता है हमारे एमसीयू से कि लिटिल टर्टल तुम मेरी यहाँ पर मदद करो बाथ टब तैयार करने के लिए, और पूरे के पूरे पानी को हॉट वाटर से पूरे पूरे बाथ टब को हॉट वाटर से भर देना। और वो ऑर्डर को देने के लिए मानने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमारा एमसी सिस्टम को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि सिस्टम फायर फ्लेम पेयल को बाहर निकाल कर लेकर आओ। यहाँ पर सिस्टम उसे बताने लगती है कि जो फायर फ्लेम पेयर्स के उसे प्योर यांग एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम वाकई में वो यूज करने वाले हो क्या? तो एमसी कहने लगता है कि जस्ट तुमसे जो कहा जा रहा है तुम वही करो। एमसी शर्मा सिस्टम तो शर्मा गए कतई। तभी 2 गर्ल्स आती हैं एक हॉट वाटर से भरा हुआ बाथ टब को और कहने लगती है कि आपके डिलीवरी आपका आइटम हमने यहाँ पर डिलीवर कर दिया है। लेकिन हमारा एमसी उन सभी को रखता नहीं है और कहने लगता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी हमारा एमसी सबसे पहले तो उस याव को उठाता है और फिर जाकर उस हॉट वाटर टब में जाकर डाल देता है। उसे काफी पेन महसूस हो रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं वह खुद भी यहाँ पर कपड़े उतार कर ऊपर की शर्ट उतार कर उसी पानी में जाकर कूद जाता है और उसकी मदद करते हुए उससे कहने लगता है कि याओ याओ जो फायर फ्लेम पेयर है वो रिमूव कर सकता है तुम्हारे बॉडी के अंदर जो कोल्ड एनर्जी है वो चीज को, तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये चीज होल्ड करनी होगी। जहां पर वो किसी तरीके से अपनी थोड़ी आंखें खोलती है और उसकी बात से एग्री हो जाती है। तभी उसकी कोल्ड एनर्जी रिमूविंग प्रोसेस वहां पर स्टार्ट होती है और अचानक से वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है। उसकी बॉडी से सारी की ठंड की जो कोल्ड एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है वो पेड़। उसकी बॉडी में कुछ अजीब से चेंजेस उसे महसूस होते हैं, लेकिन किसी तरीके से फाइनली जो ट्रीटमेंट है वो काम कर जाता है। इसको देखकर हमारा एमसी काफी खुश होता है और याओ को तुरंत गले लगा लेता है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन टाइगर मार्शल एक्ट पर। यहाँ पर जो जाओ डोंगलिंग है वो अभी भी अपनी प्रैक्टिस पूरी तरीके से करने में लगा हुआ है और मेंटेन करने में लगा हुआ है और कल्टिवेशन करता है। और ऐसा करते वक्त उसे काफी पेन भी महसूस होता है और कहने लगता है कि बॉस तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए यहाँ पर वापस आऊंगा। यहाँ पर इसका सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि जो जूनियर ब्रदर है कि वो वाकई में इस टाइम ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहेंगे। तो उसका मास्टर बताने लगता है कि ये काफी टफ है, ये बात तो माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ कहानी जाती है एमसी की तरफ जहां पर उसको 3 दिन हो जाते हैं। तीसरे दिन होती है उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसके कारण उसकी जो पूरी की पूरी एनर्जी याओ की बॉडी से बाहर निकल जाती है। और फाइनली जब याओ को होश आता है तो एमसी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और वो पूरी तरह से शर्मा जाती है, कोई जिस तरीके से हालत में वो है दोनों इस वक्त उस बात को लेकर। और उससे कहने लगता है कि याक मास्टर तुमने उल्टा सीधा तो नहीं किया? तो एमसी कहने लगता है कि मैंने बस तुम्हारी मदद की थी कोल्ड एनर्जी को तुम्हारी बॉडी से निकालने के लिए और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर याओ के तो इरादे ही कुछ और होते हैं। वो तो सीधे कह पड़ती है अगर यंग मास्टर ने ये चीज तो कोई बात नहीं, आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो। और तभी अचानक से एक जोर का धमाका होता है जिस धमाके के कारण बैलेंस बिगड़ता है और हमारी जो याव है वो सीधे जाकर एमसी के ऊपर जाकर गिर जाती है। जब एमसी जब नोटिस करता है तो वो काफी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि आप क्या बवासीर हो गई भाई, किसके पेट में दर्द हो रहा है इतना? और पता चलता है कि उससे फाइट करने के लिए कोई और नहीं बल्कि मैं ये भड़वाया होता है वही डीन, और चिल्लाता है कि ये किंग तियान मेरे 3 दिन का समय था वो खत्म हो चुका है और तुमने अभी तक इस स्टैनली सिटी से वापस नहीं गए हो, तुम जल्दी से बाहर आओ और मेरे हाथों से मारे जाओ। और लिटिल टर्टल वहां पर आता है और कहने लगता है कि सभी के सभी सबॉर्डिनेट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, इकट्ठे हो जाओ और हम अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी डीन धमकाता और कहने लगता है कि कोई भी जहां पर हमारे एंड फोर्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो अपने इस आइस गोलेम का इस्तेमाल करता है और बिना कुछ मर्सी दिखाए दया दिखाए उन सभी को एक करके मारना चालू करने लगता है और सभी लोग एक करके किसी फूल पत्ती की तरह उड़ जाते हैं। तभी एमसी बाहर आता है और कहने लगता है क्वीन चाओजिन मैंने इसके बारे में तुम्हें ढूंढते ढूंढते खुद नहीं आया, लेकिन तुम मेरे दरवाजे पर खुद आ चुके हो अपनी मार खाने के लिए। और कहता है कि लिटिल ब्लैक जाओ और अपने कंपेनियन को लेकर आओ और इस बंदे को अच्छा सबक सिखा देना। और वो डॉगी एग्री हो जाता है। तभी डीन चिल्लाता और कहने लगता है कि जाओ और ये किंग को जिंदा कैप्चर कर लेकर आना।
तभी यहाँ पर मंकी किंग भी आ जाता है, वही डिमोनिक बीस्ट स्टार्टिंग में देखा था आप लोगों ने। वो एक झटके में उसकी उस गोलेम को तोड़ देता है छोटे छोटे, और जोर जोर से घुराना चालू कर देता है इसी के साथ में। जब डॉगी की आर्मी आ जाती है तो वो उस डीन पर अटैक करता है, तो वो डीन कहने लगता है कि अबे ये क्या बवासीर है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आखिरकार जो दो डीमन किंग्स है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जैसे ही वो डॉगी उस डीन पर अटैक करता है तो वो डीन आइस स्पेयर बना देता है, जिससे कि उसका अटैक उसको नहीं लगता, और अगले ही पल वो उस डॉगी के सामने से गायब हो जाता है। और तभी एक आइस से बना हुआ बहुत बड़ा हाथ उस डॉगी की तरफ आता है और उससे कहता है, ये किंग, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास दो डीमन किंग होंगे किसी ट्रम्प कार्ड की तरह। ये लेकिन यूजलेस है, तुम्हारे दोनों, तुम और तुम्हारे दोनों के दोनों डीमन किंग आज यहीं पर मारे जाएंगे मेरे हाथों से। लेकिन तभी यहाँ पर उसे डॉज करता है हमारा जो डीमन डॉग है उसके अटैक से बचने के लिए, और एमसी उससे चलाते उससे कहने लगता है कि लिटिल ब्लैक, जल्दी जाओ और उस मैटर को जल्दी जल्दी खत्म कर लो। जो जाओ जियाओजिन है वो उन दोनों के दोनों आइस चंक्स पर फाइट करने के लिए डिपेंडेंट है, उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम उस जाओ जियाओ क्यू को फोर्स करोगे बाहर आने के लिए। ये बात सुनकर वो तुरंत एग्री हो जाता है डॉगी, और उन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि जिनपिंग अब तुम्हारी बारी अटैक करने की। तभी यहाँ पर वो डिवाइन बीस्ट उड़ने वाला पक्षी जिनपिंग है जिसका नाम वो रखा है, वो यहाँ पर आ जाता है, उन सभी को भून के रख देता है। फिर उसके बाद आती है मंकी किंग की, वो पूरी तरीके से डीमन ऐप पे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो डीन काफी खुश होता है और कहने लगता है कि इंटरेस्टिंग, यहाँ पर और भी ज्यादा अनदर डीमन किंग्स मौजूद है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। तभी एक फॉर्मेशन बनती है और वो कहने लगता है इसको देखकर डीमन, ये क्या चीज है, ये फैम, और तभी डीन कहता है ये फैमिली वाकई में उनके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। और अचानक से वो फॉर्मेशन सभी को एक टोर्नेडो में एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है, टेलीपोर्टेशन से गायब हो जाते हैं सारे के सारे लोग, इन्हें कुछ समझ भी नहीं पा रहे होते कि चल क्या रहा है। और अचानक से झटके से सब कुछ सुपड़ा साफ। जब एमसी ये सब देखता है तो वो भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, उस बंदे ने एक सीक्रेटली स्पेशल फॉर्मेशन सेटअप करके रखा हुआ था। तभी डीन उसके पास आकर कहने लगता है ये किंग तुम्हारा ट्रम्प कार्ड ऑलरेडी जा चुका है, और ऑबिडेंटली मेरी बात मानो, और हमारे एमसी को धमकाते हुए आगे आता है और गेट पे आकर चिल्लाता है और कहने लगता है कि तुम खचड़े थे और खचड़े ही रहोगे, और एक कॉर्नर में छुपकर बैठे हुए हो, तुम इतने डर चुके हो क्या। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है तो वो क्या देखता है कि वहां पर ना एमसी है ना हमारे एमसी की वाइफ है। काफी कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि कहाँ पर गया ये बंदा। तभी एमसी उन चेन का इस्तेमाल करता है और क्या लगता है क्वीन शाओजिन अब तेरी बारी है यहाँ पर बंधने की। और तभी हमारा एमसी उड़ते हुए इसके सामने आता है और कहने लगता है कि ओल्ड मैन अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, और एक जोरदार मुक्का मारता है उसके चेहरे पे, और उस ओल्ड मैन को हमारा एमसी चेन से चारों तरफ से बांध लेता है। और एमसी इस बात को देखकर खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फॉर्चुनेटली मैंने जल्द से जल्द यहाँ पर कंसोलमेंट फॉर्मेशन को सिस्टम से निकलवा लिया था, ताकि इसको मैं जल्द से जल्द यूज कर सकूं, और इस लॉक फॉर्मेशन को बढ़िया काम आ गई, मैंने इस बंदे को बांध लिया है, वरना मैं पता भी नहीं चलता कि ये बंदा किस तरीके से मुझे मार देता और किस तरीके से इस बंदे से निपटा। खैर मार तो नहीं पाता पर निपटता कैसे। और याओ जाओ को लेकर जाता है और कहने लगता है कि अब तुम मेरे साथ आ जाओ रेस्क्यू करने के लिए लिटिल ब्लैक और बाकी लोगों को। ये सारी की सारी चीजें डीन देखता है और कहने लगता है कि इस ट्रेस और कचड़े के पास फॉर्मेशन भी मौजूद है, लेकिन इसने फॉर्मेशन यूज करना कैसे सीखा। और ये कहते कहते बिना कुछ सोच समझे एक झटके में हमारे एमसी की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया था कि मैं एक फॉर्मेशन मास्टर हूँ कांगलान अकेडमी का। और उसके बाद वह तुरंत उसे मौका मिलता है तो वो एमसी के पीछे से अटैक कर देता है, जिससे उसे टोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जेंगी टेम्पल यांग यांग पीक पर। यहाँ पर ये कुछ अजीब चीज नोटिस करता है, और जब इस बात का पता चलता है तो वो समझ जाता है कि उसके बॉस किसी परेशानी में है, और तुरंत उड़ते हुए यहाँ से चला जाता है। और तभी हमारे एमसी को एक फॉर्मेशन से बांध दिया जाता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है याओ। तभी डीन आकर उससे कहने लगता है ये किंग तुम्हारी सोल डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन है वो अनलिट करी जा चुकी है बिना किसी ट्रेस के, और वो सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये जो सोल डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे लिए ही बना रखी है, जहाँ तक कि जो ओल्ड डीन है वो भी आ जाए ना तो वो भी इसको हटा नहीं सकते, तुम बस इंतजार करो मरने का, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता यहाँ पे, तुम्हारी मौत तो पक्की है। लेकिन तभी अचानक से हमारा एमसी अपनी सिस्टम स्पेस से एक डिस्क निकालता है जो कि किसी भी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए काम आएगी, और इसकी मदद से वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भी तोड़ सकता है। जब ये बात डीन को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तभी एमसी क्या लगता है कि एक फॉर्मेशन मास्टर, मुझे इसके बारे में सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा इंप्रेसिव होगा, मुझे नहीं लगता। तभी याओ उसको देखकर खुश हो जाती है और उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर मुझे इस तरीके से सुरक्षित है, ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगा। और मन ही मन में कह रहा होता है हमारा एमसी, ये जो स्पीड है इस बंदे की फॉर्मेशन सेटअप करने की वो टेरिफाइंग है, जब तक ये क्रिएट नहीं कर सकता कोई डिवाइन लेवल फॉर्मेशन को, तब मैं बिना किसी दिक्कत के चैलेंज कर सकता हूँ इस फॉर्मेशन डिस्क से जो कि मेरे हाथों में मौजूद है इस वक्त। तभी वो फॉर्मेशन मास्टर कांगलान अकेडमी का डीन उससे कहने लगता है कि बच्चे तुम्हें तो कोकी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और नई ये फॉर्मेशन बनाने लगता है। और उस फॉर्मेशन में कई सारी डेमोनिक बीस्ट बाहर निकल पड़ते हैं अजीब तरीके के एलियन जैसे, और कहने लगता है कि अब तुम पक्का मारे जाओगे मेरे हाथों से। और वे सभी के सभी लोग मिलकर हमारे एमसी पर अटैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन एमसी के पास ये डिस्क मौजूद है तो वो बिना किसी दिक्कत के सिर्फ डिस्क को उनकी तरफ थ्रो करता है, और वो सारे के सारे जो दुश्मन है उसके आंखों के सामने मारे जाते हैं। और एमसी उसको देखकर मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये है आखिरकार, ये तुम इससे मुझे मारना चाहते हो। जिस बात जानकर डीन काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये क्या चलने में लगा हुआ है, इस बंदे ने मेरी फॉर्मेशन इंस्टेंटली तोड़ दी, लेकिन कैसे।
तुम इस तरीके से मजाक नहीं कर सकते मेरे पास, ये इम्पॉसिबल है। और तुम जैसे कचड़े के साथ तो यूजलेस बंदा है जो कि ये फैमिली का मेंबर है, उससे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हार सकता, बिल्कुल भी नहीं। और उसका टारगेट सीधे याओ की तरफ जाता है, तो वो हमारा एमसी याओ को बचाने के लिए आगे आ जाता है। और जितना चल ही रहा होता है तभी हमारे एमसी का चेला वहां पर आ जाता है, जाओ दांगलिंग, जिसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज होता है और जांग दावलिंग उसे तुरंत बचा लेता है अपने पावर से। और ऐसा करने के साथ साथ हमारे एमसी के शरीर पर जो सील लगी हुई होती है, हमारा एमसी इस सील को तोड़ देता है और उसकी सील जीरो हो जाती है। जब इसे ये बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है हमारा एमसी। और फाइनली यहाँ पर आसमान से जोरदार बिजली कड़कती है और वो बिजली कड़कते कड़कते सीधे जाकर हमारे एमसी के ऊपर जाकर गिरती है, जो कि पर्पल थंडर होती है। तभी उसकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो उसको नोटिस करता है और कहने लगता है कि मुझे अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो सेकंड सील है वो फाइनली अंडन हो चुकी है। सिस्टम चेकआउट करो मेरे जो कितने ज्यादा पॉइंट्स थे वो कितने अलग हुए हैं इस बार। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देती है और उससे कहने लगते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, इस बार आपको फिर से 100 मिलियन एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि 100 मिलियन बिल्कुल सही समय पर है, तुम भूल जाओ बाकी के 1 मिलियन को, और 99 मिलियन है ना उनको मेरी फॉर्मेशन टैलेंट में जाकर ऐड कर देना। सिस्टम इस बात से एग्री होती है और अपनी प्रोसेस को चालू करती है और कहने लगती है कि एट्रीब्यूट टैलेंट फॉर्मेशन में ऐड कर दिए जा चुके हैं, तुम्हारा टैलेंट बढ़ने में लगा है फॉर्मेशन में। और हेवनली किक फॉर्मेशन एट्रीब्यूट है वो कंप्लीटली फुल हो चुके हैं। यहाँ पर उसका पैनल दिखाया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा एमसी अपने पैरे से काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। लेकिन बाकी के जो लोग होते हैं जब ये सब देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, खासकर डीन को कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और समझ मन ही मन में कहता है कि ये किस तरह का प्रेशर आने में लगा हुआ है, क्या ये बंदा ब्रेक थ्रू कर रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिरकार ये ट्रेस एक फर्स्ट रैंक मार्शल पल्स ब्रेक कैसे कर सकता है। तभी एमसी उससे लगता है कि तुमने अभी अभी यहाँ पर अपने आप को फॉर्मेशन मास्टर कहा था ना, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा इंप्रेसिव हो इस फॉर्मेशन में। अब बारी आती है हमारा एमसी की फॉर्मेशन दिखाने की। अब ये लोग फॉर्मेशन फॉर्मेशन खेलेंगे और एक ही झटके में हमारा एमसी की जो फॉर्मेशन होती है वो उसी डीन को उठाकर दूर फेंक देती है, जिसको देखकर डीन काफी घबरा जाता है और कहने लगता है ये किस तरह की फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे एमसी की फॉर्मेशन ऐसे कैद कर लिया। और हमारा एमसी बताता है मैंने बस कैजुअली इसको क्रिएट कर दिया है, अभी तक इस फॉर्मेशन का कोई नाम नहीं है। ये बात सुनकर डीन शॉक होता है, उससे कहने लगता है कि तुमने कैजुअली फॉर्मेशन क्रिएट कर दी है, यहाँ तक कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन मास्टर है वो भी क्रिएट नहीं कर सकते इस तरह की फॉर्मेशन को, ये इम्पॉसिबल है। आखिरकार जो ये फैमिली का एंसेस्टर है वो तुम्हारी मदद करने में लगा हुआ है, सही कहा। तभी हमारा एमसी एक चुटकी बजाता है और उससे कहने लगता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, तुम बकवास करना बंद कर दो। और उसे पेन होने लगता है डीन को। जब जांग दावलिंग इसको देखता है तो काफी खुश होता है और कहने लगता है कि सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं हमारे बॉस को छोड़े हुए मुझे, और ये हमारे बॉस फॉर्मेशन मास्टर बन चुके हैं, कितनी इंक्रेडिबल वाली बात है। और डीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तभी डीन भी अपनी पावर दिखाता है और कहने लगता है ये इम्तिहान तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं पक्का तो उससे अपना बदला लूंगा। और वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और काफी खुश होते हुए नजर आ रहा है और कहने लगता है कि आज आज मैं तुम्हें इस बात का रिग्रेट जरूर करवाऊंगा कि मैं तुम्हें कांगन एकेडमी में आने नहीं दूंगा, तुम पक्का पक्का सफर करोगे। और वहां से गायब हो जाता है ये कहकर। जब हमारा एमसी इसे देखता है तो कहने लगता है कि ये जो कितना बोरिंग होने में लगा हुआ है, ये इतनी आसानी से डर कर अपनी दुम दगाकर भाग चुका है। और जैसे ही ये डीन यहाँ से भागता है तो उसकी फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाती है, इसके सभी के सभी डिमोनिक बीस्ट है वो भी वापस आ जाते हैं रियलिटी में। तभी एमसीसी के पास आता है और कहने लगता है जंग दावलिंग, बॉस मुझे इस बात का शुक्र है कि तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो, मैं बाकी में आपकी चिंता करने में लगा था। तो एमसी कहने लगता है कि तो आखिरकार मुझे क्या ही हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो ऑरा है हर डीमन का वो अभी भी तुम्हारे बॉडी में मौजूद है क्या। तो वो बताने लगता है कि जो हेवनली मास्टर ने कहा था कि जो हर डीमन है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हो सकता, लेकिन इसे टेम्परेरी सप्रेस करके रखा जा सकता है। तो सीक्रेटली मैं बाहर आ चुका हूँ अभी के लिए। तभी अचानक उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और उस बंदे के मुंह से खून निकल पड़ता है, इसको देख के शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जो हर डीमन है वो वापस से बाहर आ रहा है। और वो कहने लगता है कि तेरी तुम तो वाकई बोल्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कहती है चुपकर बाहर निकलने की। तो एमसी कहने लगता है कि लेकिन मैं डेफिनेटली यहाँ पर श्योर करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे फॉलो करते हो, तुम मेरे साथ आओ। यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें हर डीमन को हमेशा हमेशा के लिए सप्रेस कर रख सकती है और डिस्ट्रॉय कर देगी। इसको देखकर वो शॉक होता है और कहने लगता है कि वाकई में कहाँ पर ले जा रहे हो मुझे। तभी हमारा एमसी उस बीस्टमेंट पर बेसमेंट पर पहुंच जाता है जहां पर ताइजिंग टेम्पल के नीचे था वो बीस्ट कैद था ना, वहीं पर अभी बुक लेकर कैद उठाने के लिए जा रहा था उस बुक को, हेवनली बुक जो भी बुक थी वो। और यहीं पर हमें इस ड्रैगन को दिखाया जाता है। और इसी सरप्राइजिंग ड्रैगन के साथ मेरे जो ऑफिशियली ट्रांसलेटेड चैप्टर्स थे ना वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए इस सीरीज के। जो अनऑफिशियल ट्रांसलेटेड है ना दूसरी वेबसाइट पर, अगर वो मन किया तो करूंगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो, वरना कोई नई सीरीज देखेंगे। खैर मन किया तो देख लेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सियोनारा साइनिंग आउट। और अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय। बस लाइक कर देना और कुछ नहीं।